सभी साथियों का स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, यहां पर हम रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए पूरे 150 प्रश्नों का टेस्ट आपके लिए लेकर आए हैं, वो भी पीडीएफ सहित। आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगी साथियों, तो आप एक बार टेस्ट अटेंड करिएगा और पीडीएफ आंसर की सहित वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। लेवल 2 के लिए और लेवल 1 के लिए यहाँ पर ये पेपर है पूरा 150 प्रश्नों का पेपर। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के एक पेन उठाइए, एक कॉपी उठाइए और वहाँ पर प्रश्नों को देख कर के आंसर की बनाइए और साथियों उसमें चेक करिएगा कि 150 में से आपके कितने प्रश्न यहाँ पर सही हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर देखिए भाग फर्स्ट आपके मनोविज्ञान का है, जो कि दोनों लेवल के लिए कॉमन है, चाहे लेवल 1 की बात हो या लेवल 2 की बात हो, दोनों लेवल के लिए है ये। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 30 तक जो प्रश्न आपको मिलेंगे वो मनोविज्ञान के मिलेंगे। पहला प्रश्न देखेंगे साथियों, आपके प्रश्न नंबर 1 है, सीखने का नैमित्तिक अनुबंधन संबंधित है C.L. हल से, B.F. स्किनर से, थॉर्नडाइक से या पावलोव से। तो प्रश्न संख्या 1 में राइट आंसर बताइए, सीखने का जो नैमित्तिक अनुबंधन है यह किससे संबंधित है। प्रश्न नंबर 1 में राइट आंसर देख लेते हैं साथियों। सीखने का नैमित्तिक अनुबंधन स्किनर से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्किनर से। B.F. स्किनर के द्वारा सीखने का नैमित्तिक अनुबंधन, जिसको हम सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन भी कहते हैं साथियों, ये किसके द्वारा दिया गया है? B.F. स्किनर के द्वारा। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 1 में। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। आपके दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, ये देखिए प्रश्न नंबर 2 को, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 में कार्य दिवसों व शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी है? 200 कार्य दिवस और 800 घंटे, 200 कार्य दिवस और 1000 घंटे, 210 कार्य दिवस और 800 घंटे और 220 कार्य दिवस और 1000 घंटे। तो यहाँ पर प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है, साफ साफ दे रखा है कक्षा 1 से 5 की। साथियों कक्षा 1 से 5 में न्यूनतम कार्य दिवस और न्यूनतम शैक्षणिक जो घंटे होते हैं एक वर्ष में, वो पूछा गया है प्रश्न नंबर 2 में। तो आरटी एक्ट 2009 क्या कहता है कि 1 से 5 में न्यूनतम 200 कार्य दिवस होने चाहिए। तो 200 न्यूनतम किसमें है? पहले और दूसरे विकल्प में है। तो तीसरा चौथा विकल्प यहाँ पर हट जाता है। अब जो शैक्षणिक घंटे हैं साथियों वो न्यूनतम कितने होने चाहिए? 800 होने चाहिए। जबकि यूपीएस कक्षा 6 से 8 की अगर हम बात करें तो 220 न्यूनतम कार्य दिवस और 1000 न्यूनतम शैक्षणिक घंटे होते हैं यूपीएस में। तो यहाँ विकल्प नंबर आपका 1 प्रश्न संख्या 2 में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। तो तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 3 है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य नहीं है विद्यालय की समस्याओं का समाधान करना, स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, उपकल्पनाओं का निर्माण करना और इनमें से सभी। तो जो क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं है उसका चयन प्रश्न नंबर 3 में करिएगा। साथियों क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय स्तर पर किया जाता है। यहाँ इसमें विद्यालय स्तर पर जो समस्या होती है उनका समाधान किसके माध्यम से किया जाता है? क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से। अतः इसमें स्थानीय समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है। तो तीसरे प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। तो चौथा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 4 है, एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र बोझ रहित शिक्षा का विचार सर्वप्रथम आया था 2005 में, 2009 में, 1991 में और 1993 में। बताइए प्रश्न नंबर 4 में कौन सा विकल्प आपका सही है? प्रश्न को समझ करके उत्तर देना। यहाँ आपने अगर साथियों 2005 सही कर दिया तो आपका आंसर गलत है, क्योंकि सही उत्तर इसका 1993 रहेगा। 1993 में बोझ रहित शिक्षा का विचार आया था और एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र इसी को अपनाया गया था। ये किसकी देन है? ये एनसीएफ 2005 की देन नहीं है साथियों। यहाँ फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न संख्या 4 में बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। तो पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। एक ही उम्र के 2 बालकों में शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास में भिन्नताएं स्पष्ट देखी जा सकती है। कथन किस सिद्धांत को इंगित करता है? विकास क्रम का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत और विकास का सिद्धांत। तो बताइए प्रश्न संख्या 5 में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? साथियों प्रश्न नंबर 5 में एक बार आप प्रश्न पढ़ लीजिए, ऑप्शन पढ़ लीजिए और फिर सही उत्तर दीजिएगा।
तो राइट आंसर देख लेते हैं कौन सा विकल्प आपका सही है। प्रश्न नंबर 5 में तीसरा विकल्प सही है साथियों, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। क्योंकि शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास में भिन्नता आप देख सकते हो एक ही उम्र के दो बालकों में। ये क्या होती है? व्यक्तिगत भिन्नता होती है, जो चाहे जुड़वा बालक हो उनमें भी पाई जाती है साथियों। इसलिए तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। तो छठा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 6 है, अमूर्त वस्तुओं के संबंध में विचार करने की योग्यता ही बुद्धि है। बुद्धि के संबंध में यह कथन किसका है? टर्मन का है, एबिंगहॉस का है, गाल्टन का है या विलियम स्टर्न का है? तो साथियों प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर बताइए, यहाँ आपका कौन सा विकल्प सही है। बुद्धि से संबंधित ये जो परिभाषा दी गई है कि बुद्धि क्या है? अमूर्त वस्तुओं के संबंध में विचार करने की योग्यता, इसको ही बुद्धि कहा जाता है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो छठे प्रश्न में जो आपके सही उत्तर है साथियों, उपयुक्त कथन टर्मन का है। किसकी है ये परिभाषा? टर्मन की परिभाषा है। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 6 का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो 7वां प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सी प्रक्रिया मानसिक नहीं है? इनमें से कौन सी प्रक्रिया मानसिक नहीं है? सोचना, चिंतन करना, देखना और इनमें से कोई भी नहीं। तो जो क्रिया मानसिक नहीं है उसका आपको चुनाव करना है प्रश्न नंबर 7 में। साथियों मानसिक क्रिया का मतलब यह है कि जो हमारी बुद्धि होती है उसमें वो चीज़ सक्रिय होना चाहिए। जिसे सोचते हैं, चिंतन करते हैं, तो दोनों ही मानसिक क्रियाओं के अंतर्गत आ जाती है। लेकिन देखना कोई मानसिक क्रिया नहीं है साथियों। विकल्प नंबर आपका जो 3 है प्रश्न नंबर 7 में आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। तो 8वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, व्यक्तित्व मापन की समाजमिति विधि का संबंध किससे है? आरबी केटल से है, आलपोर्ट से है, शेल्डन से है या मोरेनो से है? तो बताइए प्रश्न नंबर 8 में कौन सा विकल्प सही रहेगा। जो व्यक्तित्व मापन की एक विधि है समाजमिति विधि, साथियों इसका संबंध दिए गए विकल्पों में से जेकब एल मोरेनो से है। मोरेनो के द्वारा ही समाजमिति विधि का प्रतिपादन किया गया था। अतः 8वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। तो 9वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, इनमें से कौन सी विशेषता मंदबुद्धि बालक की नहीं है? इन बालकों में आत्मविश्वास की कमी होती है। ऐसे बालक जटिल परिस्थितियों को सीखने में प्राय असफल रहते हैं। इनके सीखने की गति मंद होती है तथा सीखने में त्रुटियां अधिक होती है। और मंदबुद्धि बालकों को पढ़ने, लिखने व समायोजन करने में कठिनाई कम होती है। तो बताओ प्रश्न नंबर 9 में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा। जो विशेषता मंदबुद्धि बालक की नहीं है साथियों, उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 9 में करना है। तो बताइए 9वें प्रश्न का राइट आंसर। 2 घंटे का टाइम है पूरे टेस्ट को करने का। 2 घंटे में आपके ये पूरा टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा साथियों। वैसे एग्जाम में आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलता है, लेकिन यहाँ 2 घंटे का ही टाइम मिलेगा। तो राइट आंसर है आपके प्रश्न नंबर 9 में चौथा विकल्प। कैसे? जो मंदबुद्धि बालक होते हैं इनमें आत्मविश्वास की कमी होती है साथियों। ये जटिल परिस्थितियां जब इनके सामने आ जाती है तो ये सीखने में असफल रहते हैं। सीखने की गति भी इनकी मंद होती है और ये सीखने में त्रुटियां मतलब गलतियां भी अधिक करते हैं। लेकिन चौथा विकल्प कह रहा है कि पढ़ने, लिखने व समायोजन करने में कठिनाई कम होती है। कठिनाई कम नहीं, इनको कठिनाई ज़्यादा होती है। तो इसलिए विकल्प नंबर जो 4 है ये मंदबुद्धि बालक की विशेषता नहीं है। तो 9वें प्रश्न में चौथा ही विकल्प आपके सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 10 है, इनमें से कौन सी विशेषता विशिष्ट बालक की नहीं है? विशिष्ट बालक प्राय उभयमुखी होते हैं। विशिष्ट बालकों का संवेगों पर प्राय नियंत्रण नहीं होता है, जिसके कारण उनमें प्रेम, घृणा, आनंद, क्रोध का सही ढंग से प्रदर्शन नहीं होता है। विशिष्ट बालक प्राय शारीरिक रूप से अस्वस्थ या दिव्यांग होते हैं। या विशिष्ट बालकों की बुद्धि लब्धि 90 से प्राय लगभग कम होती है। तो यहाँ पर जो विकल्प विशिष्ट बालकों से संबंधित नहीं है या जो विशेषता विशिष्ट बालकों की नहीं है उसका चुनाव आपको प्रश्न संख्या 10 में करना है। साथियों 10वें प्रश्न में राइट आंसर है आपके विकल्प नंबर 1। विशिष्ट बालक प्राय उभयमुखी नहीं होते हैं। विशिष्ट बालक प्राय कैसे होते हैं? अंतर्मुखी होते हैं। कैसे होते हैं? अंतर्मुखी। बाकी दूसरी, तीसरी और जो चौथी विशेषता है ये विशिष्ट बालकों की विशेषता है, लेकिन पहली जो विशेषता है ये सामान्य बालकों की है ज्यादातर। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। तो 11वां प्रश्न देख लेते हैं। व्यक्तित्व मापन की आत्मनिष्ठ विधि है जीवन इतिहास विधि, शारीरिक परीक्षण विधि, मापन रेखा विधि और नियंत्रित परीक्षण विधि। बताइए प्रश्न नंबर 11 में कौन सा विकल्प सही है। कमेंट करके जाना 150 में से कितने प्रश्न सही होते हैं। और साथियों अगर वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम 5 जगह शेयर जरूर करिएगा ये वीडियो, अगर आपको अच्छा लगता है तो।
देखो 11वें प्रश्न में जो राइट आंसर है यहाँ पर व्यक्तित्व मापन की जो आत्मनिष्ठ विधि है वो है जीवन इतिहास विधि, जिसको केस स्टडी भी कहा जाता है। जो शारीरिक परीक्षण विधि है, मापन रेखा विधि और नियंत्रित परीक्षण विधि है, ये तीनों ही वस्तुनिष्ठ विधियां हैं व्यक्तित्व मापन की। कैसी विधियां हैं? वस्तुनिष्ठ। जबकि जीवन इतिहास विधि कैसी विधि है? व्यक्तित्व मापन की आत्मनिष्ठ विधि है। तो 11वें प्रश्न में आपके प्रथम विकल्प बिल्कुल सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 12वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 12 है, इनमें से सृजनात्मक बालक की विशेषता नहीं है? मौलिक चिंतन, अपसारी चिंतन, धारा प्रवाह और स्मृति। तो बताओ प्रश्न नंबर 12 में कौन सा विकल्प सही है जो सृजनात्मक बालक की मुख्य विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है? उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 12 में करना है। साथियों, एक बालक जो सृजनात्मक होता है उसका चिंतन कैसा होता है? मौलिक होता है। उसका चिंतन कैसा होता है? अपसारी होता है, नवीन चिंतन होता है, धारा प्रवाहिता का गुण उसमें पाया जाता है। लेकिन स्मृति डायरेक्टली सृजनात्मक बालकों से संबंधित नहीं होती है। इसलिए 12वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। तो 13वें प्रश्न को देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 13 है, संक्रिया उत्पाद परीक्षण मापन करता है अधिगम का, बुद्धि का, व्यक्तित्व का और सृजनात्मकता का। तो बताओ 13वें प्रश्न में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? संक्रिया उत्पाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? अगर आपको ये पता है तो आपको 100% इसका आंसर भी पता होगा साथियों। संक्रिया उत्पाद का सिद्धांत गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है। और यह बुद्धि मापन का कार्य करता है। किसका परीक्षण करता है? बुद्धि का परीक्षण करता है साथियों। ये विकल्प आपके 13वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। तो 14वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 14, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है संतुलन है, सामाजिक अन्योन्य क्रिया है, मानसिक प्रारूपों का समायोजन है और उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन है। तो 14वें प्रश्न में एक बार आप आंसर का चयन कर लो, क्योंकि जब मैं आंसर बता देता हूं तो फिर आप उसको सही मत माना करो अगर आपने गलत का चयन कर लिया है तो, क्योंकि गलत का चयन किया है तो एग्जाम में भी आप गलत का ही चयन करोगे। तो एक बार चयन कर लिया तो चयन कर लिया। ऐसा नहीं कि मैं भी उसकी सोच रहा था, सर ने भी वही बता दिया था कि यही आंसर है, मेरे सही हो गया। ऐसे नहीं होता है साथियों। 14वें प्रश्न में आपके जो सही विकल्प रहेगा, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का जो मूल आधार है साथियों वो है सामाजिक अन्योन्य क्रिया। बालक समाज में रहकर जो एक दूसरे से क्रिया करते हैं उससे ही बालक का सामाजिक विकास होता है, ऐसा लेव वाइगोत्स्की का मानना है। तो सेकंड विकल्प आपके 14वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 15वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 15 है, पावलोव के सिद्धांत में मूलतः बल दिया गया है पुनर्बलन पर बल दिया गया है, अभ्यास पर बल दिया है, अनुबंधन पर बल दिया है या क्रिया आधारित अधिगम पर बल दिया है। तो देखो अगर इस प्रश्न में आपसे सीधा सा यूं पूछ रहा है ये कि पावलोव के सिद्धांत में मूलतः किस पर बल दिया गया है? साथियों, पावलोव के सिद्धांत में मूलतः अनुबंधन पर बल दिया गया है, क्योंकि इनका जो सिद्धांत था वो कैसा सिद्धांत था? प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत था, जिसमें अनुबंधन पर ही इन्होंने सर्वाधिक बल दिया है। इस सिद्धांत में इन्होंने अनुबंधन को ही स्पष्ट किया था। तो विकल्प नंबर आपका जो 3 है प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। देखो 16वें प्रश्न की ओर हम आ चुके हैं। आपके प्रश्न नंबर 16 है, वह प्रक्रिया जिसमें बालक नए ज्ञान को पूर्ण ज्ञान योजनाओं में, पूर्ण नहीं पूर्व लिखा था, टाइपिंग मिस्टेक हुई है, पूर्व ज्ञान योजनाओं में शामिल कर लेता है कहलाती है संतुलन, समायोजन, अनुकूलन और आत्मसात्मीकरण। साथियों, जिस प्रक्रिया में बालक जो उसका नया ज्ञान है, मतलब जिस ज्ञान को वो नहीं जानता है और नया नया उसने ग्रहण किया है साथियों, उसको अपने पूर्व ज्ञान की योजनाओं में शामिल कर लेता है। तो ऐसी जो प्रक्रिया होती है उसको आत्मसात्मीकरण के नाम से जाना जाता है। विकल्प नंबर आपका जो 4 है प्रश्न नंबर 16 में सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 17वां प्रश्न देख लेंगे। प्रक्षेपी परीक्षण का उदाहरण है प्रश्नावली विधि, बाल अंतर्बोध परीक्षण, साक्षात्कार विधि और आत्मकथा लेखन विधि। तो बताओ प्रश्न नंबर 17 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? इनमें से इन चारों विकल्पों में से प्रक्षेपी परीक्षण का उदाहरण किस विकल्प में दे रखा है? 17वें प्रश्न का राइट आंसर बताइएगा। तो आंसर देख लेते हैं इसका। प्रक्षेपीय परीक्षण का जो उदाहरण है साथियों वो है बाल अंतर्बोध परीक्षण। कौन सा है? बाल अंतर्बोध परीक्षण, जिसको शॉर्ट में कहते हैं CAT। किस नाम से जाना जाता है इसको? CAT के नाम से जाना जाता है। विकल्प नंबर आपका जो 2 है प्रश्न संख्या 17 में सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 18वें प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18,
CWSN का सही अर्थ है विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, ध्यान विकार वाले बालक, दृष्टिहीनता वाले बालक और श्रवण विकृति वाले बालक। ऐसे ही प्रश्न 101% आपके आने वाले हैं, क्योंकि पेपर बिल्कुल एग्जाम के अकॉर्डिंग बनाया है मैंने, तो पूरा ही टेस्ट सोल्व करके जाना आप। CWSN का सही अर्थ आपसे प्रश्न नंबर 18 में पूछा जा रहा है, तो बताइए प्रश्न नंबर 18 का कौन सा विकल्प सही है? CWSN का सही अर्थ किस विकल्प में दे रखा है? साथियों, ध्यान विकार वाले बालकों को ADHD के अंतर्गत रखा जाता है, जबकि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को CWSN के अंतर्गत रखा जाता है। विकल्प नंबर आपका जो 1 है प्रश्न नंबर 18 में सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं, तो चलिए 19वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 19, किसी शैक्षिक कार्यक्रम, योजना, प्रक्रिया आदि में मूल्यांकन करके सुधार किया जाए तो उसको कहा जाता है निदानात्मक परीक्षण कहा जाता है, रचनात्मक परीक्षण कहा जाता है, उपलब्धि परीक्षण कहा जाता है या उपचारात्मक परीक्षण कहा जाता है। तो बताइए प्रश्न नंबर 19 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? साथियों, 19वें प्रश्न को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, सोच लीजिए और फिर इसके आंसर का चयन कीजिएगा। तो राइट आंसर देखते हैं, किसी शैक्षिक कार्यक्रम, योजना, प्रक्रिया आदि में मूल्यांकन करके यदि सुधार करे तो उसको उपचारात्मक, उपलब्धि या निदानात्मक परीक्षण नहीं बल्कि उसको रचनात्मक परीक्षण के नाम से जाना जाता है। विकल्प नंबर आपका 2 यहाँ पर 19वें प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर है साथियों, रचनात्मक परीक्षण वाला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं, तो आपके 20वें प्रश्न को देखेंगे। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो शिक्षा के मौलिक अधिकारों से संबंधित है कब हुआ था? 1986 ईस्वी में हुआ था, 1992 ईस्वी में हुआ था, 2000 ईस्वी में हुआ था या 2002 ईस्वी में हुआ था? तो सीधा सा प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर का चयन कीजिएगा। राइट आंसर देखते हैं साथियों, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो शिक्षा के मौलिक अधिकारों से संबंधित है 2002 में हुआ था। कब हुआ था? 2002 में हुआ था ये संविधान संशोधन। तो विकल्प आपके जो 4 है प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं, तो आपके 21वां प्रश्न देखेंगे। परिचित उद्दीपकों के समूह को एक इकाई के रूप में संचित करना कहलाता है संवरण, भाव प्रबोधन, उद्वेलन और खंडीयन। तो 21वें प्रश्न का राइट आंसर बताइए, कौन सा विकल्प सही रहेगा? अगर याद नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लेना क्वेश्चन का। परिचित उद्दीपकों के समूह को एक इकाई के रूप में, कि जिन उद्दीपकों को आप जानते हो साथियों, यदि उनको आप एक इकाई के रूप में संचित करके रखते हो तो उसको क्या कहा जाता है? खंडीयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? खंडीयन। NCERT RBSC की किताबों से भी मैंने बहुत प्रश्न शामिल किए हैं इस टेस्ट में। तो विकल्प 4 आपके प्रश्न संख्या 21 का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 की ओर बढ़ेंगे, तो 22वां प्रश्न देख लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 22 को। पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बालक तार्किक अनुक्रिया तथा मूर्त उदाहरणों में तर्कना कर सकते हैं किंतु अमूर्त वस्तुओं पर विचार नहीं कर पाते हैं? तो संवेदी पेशी अवस्था होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, संक्रियात्मक अवस्था होती है या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है? 22वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए साथियों। एक बार पढ़ लीजिए वापस प्रश्न को, तो किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। 22वें प्रश्न का राइट आंसर देख लेते हैं साथियों। 22वें प्रश्न में जो आपके सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 3, संक्रियात्मक अवस्था बिल्कुल आपका सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है तार्किक अनुक्रिया तथा मूर्त उदाहरणों में। मूर्त उदाहरणों में मतलब जो चीज सामने है उनमें तो वो तर्क ना कर रहे हैं, लेकिन अमूर्त वस्तुओं पर वो विचार नहीं कर पाते हैं। अमूर्त वस्तुओं पर विचार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता है साथियों, इसलिए ओनली आपका जो तीसरा विकल्प है वो ही प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे, तो 23वां प्रश्न है, शक्ति अभिप्रेरक के बारे में किसने बताया? मेस्लो ने बताया, जेम्स लेंगे ने बताया, डेविड मैक्लेलैंड ने बताया और डेविड आशुबेल ने बताया है। तो इनमें से किसके द्वारा शक्ति अभिप्रेरक के बारे में बताया गया है? 23वें प्रश्न का आंसर बताइए भाई। ज़्यादा टाइम लेना नहीं है क्योंकि 2 घंटे का टेस्ट है, 2 घंटे में यह टेस्ट भी कंप्लीट करना है। 150 प्रश्न 120 मिनट में पूरा करना है साथियों। तो मतलब यहाँ पर एक प्रश्न के लिए आपके पास 1 मिनट का टाइम नहीं है। तो 23वें प्रश्न में जो राइट आंसर है शक्ति अभिप्रेरणा के बारे में डेविड मैक्लेलैंड के द्वारा बताया गया है। किसके द्वारा बताया गया है? डेविड मैक्लेलैंड ने शक्ति अभिप्रेरक के बारे में बताया है, इसलिए आपके तीसरा जो विकल्प है 23 का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं, तो आपके 24वां प्रश्न,
साथियों 24वां प्रश्न है, विकास के संदर्भ में असत्य कथन है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, विकास बहुदिश है, विकास संशोधन युक्त नहीं होता है और मानव विकास के विभिन्न पक्ष एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो बताओ इनमें से कौन सा वह कथन है साथियों जो कि विकास के संदर्भ में कैसा है, असत्य कथन है। 24वें प्रश्न में देखो, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, विकास बहुदिश होता है लेकिन संशोधन युक्त भी होता है। यहाँ पर कह रहा है कि नहीं होता है, गलत है ये। तीसरा विकल्प जो है ये विकास के संदर्भ में एक असत्य कथन है। तो थर्ड विकल्प आपके 24 में बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। जबकि चौथा विकल्प जो कह रहा है कि मानव विकास के विभिन्न पक्ष एक दूसरे से संबंधित होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही कथन है साथियों। नेक्स्ट 25वें प्रश्न को देख लेते हैं। तो 25वां प्रश्न है, ऐसे परीक्षण जिनमें भाषा की आवश्यकता नहीं होती है कहलाते हैं निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, निष्पादन परीक्षण और सभी। तो किस प्रकार के परीक्षणों में भाषा की आवश्यकता होती ही नहीं है साथियों, उस परीक्षण का आपको चयन करना है प्रश्न संख्या 25 में। तो बताओ 25वें प्रश्न का राइट आंसर। देखो, निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण दोनों में ही भाषा की आवश्यकता होती है, जबकि जो निष्पादन परीक्षण होते हैं जिनको परफॉर्मेंस टेस्ट कहा जाता है, जिसमें क्रिया कराई जाती है, इसमें भाषा की आवश्यकता नहीं होती है। अतः थर्ड विकल्प आपके 25 का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। तो 26वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रदीप्ति कहलाती है सृजनात्मक प्रक्रिया की एक अवस्था है, उद्दीपक के जोड़े हैं, उद्दीपकों के समुच्चय के मध्य विभक्त है और पढ़ने में होने वाली कठिनाई है। तो इनमें से प्रदीप्ति का सही अर्थ किस विकल्प में दे रखा है प्रश्न नंबर 26 में, सही विकल्प का चयन कीजिएगा साथियों। 26वें प्रश्न में आपके जो सही उत्तर है, प्रदीप्ति का सही अर्थ होता है सृजनात्मक प्रक्रिया की एक अवस्था को ही प्रदीप्ति के नाम से जाना जाता है। विकल्प आपके जो एक है 26वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। तो 27वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 27 है, निम्न में से कौन सा मूल्य बुनियादी शिक्षा द्वारा विकसित किया जाता है? प्रतिस्पर्धा, संपन्नता, श्रम के प्रति सम्मान और राष्ट्रवाद। तो प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर, बुनियादी शिक्षा द्वारा किसको विकसित किया जाता है? प्रतिस्पर्धा को विकसित किया जाता है? नहीं। संपन्नता को भी नहीं, नहीं राष्ट्रवाद, बल्कि साथियों श्रम के प्रति सम्मान, श्रम के प्रति, कार्य के प्रति सम्मान को ही बुनियादी शिक्षा द्वारा विकसित किया जाता है। किसकी है बेसिक शिक्षा? गांधी जी की है साथियों। गांधी जी के द्वारा इस विधि का प्रतिपादन किया गया था। तो 27वें प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 28वें प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, ईमानदारी के मूल्यांकन के लिए एक अध्यापक कृत्रिम वातावरण सर्जित करता है जहां बालक पैसा चुरा सकता है। यह उदाहरण है। तो प्रक्षेपण विधि का है, परिस्थिति परीक्षण का है, अवलोकन विधि का है या खेल विधि का है? 28वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए। देखिए यहाँ पर जब कृत्रिम परिस्थितियां उत्पन्न करके बालक के ईमानदारी एवं बेईमानी पक्ष का मापन किया जाता है साथियों, तो ऐसी विधि को परिस्थिति परीक्षण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? परिस्थिति परीक्षण के नाम से ऐसी विधियों को जाना जाता है। विकल्प आपके जो 2 है प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर है। अब भाग फर्स्ट जो साइकोलॉजी का है इसका सेकंड लास्ट प्रश्न देखेंगे, उसके बाद 23वां प्रश्न और उसके बाद भाग सेकंड की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो चलिए 29वां प्रश्न देखेंगे। किशोर प्रौढ़ों को मार्ग में बाधा समझते हैं जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने में रोकते हैं। यह कथन किसका है? तो रोज का है, कोल्सनिक का है, वैलेंटाइन का है या बिग वेहंड का है? तो साथियों यहाँ पर ये जो कथन कहा गया है कि किशोर जो प्रौढ़ होते हैं साथियों, उनसे बड़े होते हैं, उनको अपने मार्ग में बाधा समझते हैं कि यार ये हमें अपने स्वतंत्रता का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने से रोक रहे हैं। तो साथियों ऐसा कथन किसके द्वारा कहा गया है? कोल्सनिक के द्वारा कहा गया है। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 29 में सही है। अब 30वां मतलब साइकोलॉजी का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। तो आपके 30वां प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है, विकास की गति की दर एक सी रहती है, विकास मस्तिष्काधोमुखी क्रम में होता है और विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। तो 30वें प्रश्न का राइट आंसर बताइएगा। यहाँ पर प्रश्न नंबर 30 में कौन सा विकल्प आपका सही है? जो कथन यहाँ पर आपको सही नहीं लग रहा है उसका चुनाव प्रश्न नंबर 30 में करिएगा। तो देखते हैं राइट आंसर साथियों। दूसरा विकल्प आपका सही है, विकास की गति की दर एक सी रहती है। ये कथन गलत है, क्योंकि विकास एक निरंतर चलने वाली तो प्रक्रिया है,
लेकिन इसकी जो दर है, इसकी जो गति है साथियों, वो कम ज़्यादा होती रहती है। इसलिए दूसरा ही विकल्प आपके 30वें प्रश्न में सही रहेगा। तो ये भाग फर्स्ट साइकोलॉजी का कंप्लीट हुआ। भाग सेकंड की ओर बढ़ते हैं साथियों। भाग सेकंड आपके हिंदी का है, जिसमें आपको 31 से लेकर के जो 60 प्रश्न हैं वो हिंदी शिक्षण के देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें आपको व्याकरण और शिक्षण विधियों के प्रश्न देखने को मिलेंगे। लेवल 1 वालों के लिए भी है और लेवल 2 वालों के लिए भी है। जिनके भाषा फर्स्ट हिंदी है या भाषा सेकंड हिंदी है, सभी अनिवार्य रूप से इस भाग को भी करेंगे साथियों। तो चलिए 31वें प्रश्न को देख लेते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 31 है आपके, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है प्यार, इतिहास, आंधी और जीवन। तो इनमें से कौन से विकल्प में स्त्रीलिंग शब्द दे रखा है? अगर हम देखें तो जीवन अच्छा होता है, इतिहास अच्छा होता है, प्यार अच्छा होता है, लेकिन आंधी कैसी होती है? अच्छी होती है। मतलब जो आंधी शब्द है साथियों, वो क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो विकल्प नंबर जो 3 है इसमें स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए आपके तीसरा ही विकल्प प्रश्न नंबर 31 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे तो आपके 32वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 32 है, भावानुभव शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, अयादी संधि है, यण संधि है और गुण संधि है। साथियों भावानुभव शब्द का संधि विच्छेद करके देखते हैं। भावानुभव शब्द का संधि विच्छेद होगा भाव प्लस अनुभव। क्या होगा? भाव प्लस अनुभव बराबर शब्द बनेगा भावानुभव। ए प्लस ए का योग हो रहा है, संधि हो रही है, अर्थात यहाँ पर कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, समान स्वर इसमें मिल रहे हैं। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 32 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों 33वां प्रश्न है आपके, इनमें से कौन सा विकल्प जातिवाचक से भाववाचक बना है? सर्वस्व, सुंदरता, मानवता और छुटपन। देखो जातिवाचक से भाववाचक जिस विकल्प में बना है उसका चयन आपको करना है। तो जो सर्वस्व शब्द है साथियों, ये सर्व से बना है और सर्व क्या है? एक सर्वनाम। सुंदरता जो शब्द है ये सुंदर से बना है और सुंदर शब्द क्या है? एक विशेषण। और मानवता जो शब्द है ये मानव से बना है और मानव शब्द क्या है साथियों? जातिवाचक संज्ञा। जब इसमें ता प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो शब्द बनता है मानवता, जो कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो बिल्कुल तीसरा ही विकल्प ऐसा विकल्प है जो जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बना हुआ है। तो तीसरा विकल्प इसलिए आपके 33वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 की ओर बढ़ते हैं। 34वां प्रश्न देखेंगे साथियों, रसोई घर शब्द का समास विग्रह होगा रसोई का घर, घर में रसोई, रसोई के लिए घर और इनमें से सभी। तो बताओ प्रश्न नंबर 34 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? देखिए रसोई घर शब्द का समास विग्रह यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका जो समास विग्रह होता है, रसोई के लिए घर क्या होता है? रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर जो है साथियों, इसी को रसोई घर कहते हैं। तो किस विकल्प में दे रखा है? तीसरे विकल्प में दे रखा है, इसलिए आपके तीसरा विकल्प ही 34वें प्रश्न में सही है। के लिए शब्द बीच में आ रहा है तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 34 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 35वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 35 है, इनमें से किस शब्द में प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? दानव शब्द, मानव शब्द, बुढ़ापा शब्द और अन्याय शब्द। तो जिस विकल्प में यहाँ पर आपको लगता है कि इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं है, उस विकल्प का चुनाव कीजिए साथियों प्रश्न 35 में। तो देखिएगा दानव शब्द जो है, दानव शब्द का निर्माण साथियों, जो दानव और मानव ये दोनों ही जो शब्द है, तो दोनों ही शब्द में अ प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अ प्रत्यय। बुढ़ापा शब्द में आपा प्रत्यय लगा हुआ है, लेकिन अन्याय शब्द का निर्माण अ प्लस न्याय से हुआ है। न्याय में भी नी प्लस आई है, नी प्लस आई। तो साथियों यहाँ पर नी उपसर्ग है और अ उपसर्ग है, मतलब इसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। तो अन्याय शब्द आपका ऐसा शब्द है जिसमें कोई भी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। इसलिए 35वें प्रश्न में आपके जो चौथा विकल्प है यही आपका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। तो 36वां प्रश्न देख लेते हैं, किस विकल्प में एकाधिक उपसर्ग है? अत्यधिक, अपमान, विग्रह हित और अत्याचार। तो बताओ प्रश्न संख्या 36 में एक से अधिक उपसर्ग
किस विकल्प में लगे हुए हैं साथियों? अत्यधिक में अति प्लस अधिक, अत्यधिक अति उपसर्ग है एक, अपमान में अप प्लस मान, इसमें भी अप उपसर्ग है वो भी एक, विग्रह हित में कोई उपसर्ग नहीं है, लेकिन अत्याचार शब्द का निर्माण किससे हुआ है साथियों? अति प्लस आ प्लस चार, मतलब इसमें अति भी उपसर्ग है और आ भी उपसर्ग है, इसमें एकाधिक, एकाधिक मतलब एक से अधिक, तो अत्याचार शब्द में एक से अधिक उपसर्ग लगे हुए हैं। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 36 का सही उत्तर होगा साथियों, अत्याचार वाला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे, तो आपके 37वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 37 है आपके साथियों, ये देखिएगा 37वें प्रश्न को। गीता ने देखा कि मोहन बाजार जा रहा था, वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है और संभाव्य भूतकाल है। तो देखो, गीता ने देखा कि मोहन बाजार जा रहा था, मोहन बाजार जा रहा था मतलब पहले की बात है, तो भूतकाल का उदाहरण है, लेकिन चारों ही विकल्प भूतकाल के हैं, तो अब हमें इसमें से भी देखना पड़ेगा कि भूतकाल का कौन सा भेद है। बाजार जा रहा था मतलब अब ये पता नहीं है कि वो बाजार पहुंचा या नहीं पहुंचा। क्रिया भूतकाल में कैसी है साथियों? अपूर्ण है, इसलिए प्रश्न नंबर 37 में ये एक अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। तो तीसरा ही विकल्प आपके प्रश्न नंबर 37 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे, तो आपके 38वां प्रश्न है, दुनिया शब्द का बहुवचन होगा। दुनिया शब्द का बहुवचन क्या होगा? दुनियाएं, दुनिया या दुनिया एक यहाँ पर, या फिर बहुवचन नहीं होगा। तो अच्छी तरह से देखिए शब्दों को साथियों, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 38 का सही उत्तर है? दुनिया शब्द का बहुवचन इनमें से किस विकल्प में दे रखा है? तो साथियों, आपके प्रश्न नंबर 38 में जो राइट आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 4। दुनिया शब्द का बहुवचन नहीं होगा, क्योंकि जो चीज सिर्फ एक होती है उसका कोई बहुवचन नहीं बनता है, और दुनिया सिर्फ एक है, इसलिए दुनिया का कोई बहुवचन नहीं होगा। तो विकल्प नंबर आपके जो 4 है प्रश्न नंबर 38 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे साथियों, तो चलिए 39वां प्रश्न देख लेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार नहीं है। आज्ञावाचक वाक्य, सरल वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और विधानवाचक वाक्य। तो इनमें से अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य का प्रकार नहीं है? साथियों, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, जिसमें आज्ञावाचक वाक्य भी होता है, संकेतवाचक वाक्य भी होता है और विधानवाचक वाक्य भी होता है। लेकिन सरल वाक्य अर्थ के आधार पर नहीं बल्कि रचना के आधार पर होता है। किसके आधार पर? रचना के आधार पर। इसलिए आपके प्रश्न संख्या 39 में विकल्प नंबर जो 2 है सरल वाक्य, यह अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकारों में सम्मिलित नहीं होगा। तो सेकंड विकल्प आपके प्रश्न 39 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे, तो 40वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 40, आपने पढ़ाई की होती तो आपका चयन जरूर होता, यह वाक्य है। मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और इनमें से कोई भी नहीं। तो 40वें प्रश्न का राइट आंसर बताइएगा, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 40 में सही रहेगा। साथियों, 40वें प्रश्न में जो आपके आंसर है, आपने पढ़ाई की होती तो आपका चयन जरूर होता, ये सरल वाक्य नहीं है और ये संयुक्त वाक्य भी नहीं है साथियों, बल्कि ये किसका उदाहरण है? ये एक मिश्र वाक्य का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? एक मिश्र वाक्य का। विकल्प 1 आपके 40वें प्रश्न में बिल्कुल सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, 41वें प्रश्न पे हम आ चुके हैं। देख लेंगे आपके प्रश्न नंबर 41 क्या पूछ रहा है। रंगा सियार होना मुहावरे का अर्थ है। चिकनी चुपड़ी बातें करना, धोखा देने वाला, रिश्वत देना और अधिक इतराना। तो इनमें से कौन से विकल्प में रंगा सियार होना इस मुहावरे का सही अर्थ दे रखा है? साथियों, प्रश्न संख्या 41 में राइट आंसर बताइएगा, कौन सा विकल्प का चुनाव करोगे आप? तो साथियों, चिकनी चुपड़ी बातें करना इसका अर्थ नहीं होता है, बल्कि रंगा सियार होना धोखा देने वाला होता है। इसका सही अर्थ क्या होता है? धोखा देने वाला। विकल्प नंबर आपका जो 2 है प्रश्न नंबर 41 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। धोखा देने वाला इस मुहावरे का सही अर्थ है रंगा सियार होना मुहावरे का। तो सेकंड विकल्प आपके 41वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 42वें प्रश्न को देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 42 से, जब पेपर होते हैं
तब विद्यार्थी पढ़ते हैं, यह वाक्य है संज्ञा आश्रित मिश्र वाक्य है, विशेषण आश्रित मिश्र वाक्य है, क्रिया विशेषण आश्रित मिश्र वाक्य है, या इनमें से सभी। तो 42वें प्रश्न में राइट आंसर बताओ। यहाँ पर ये जो वाक्य दे रखा है ये मिश्र वाक्य के जो भेद होते हैं संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित और क्रिया विशेषण आश्रित, इनमें किसका उदाहरण है? तो प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर देख लेते हैं साथियों। ये संज्ञा आश्रित मिश्र वाक्य नहीं है, की से जुड़ा होता है संज्ञा आश्रित मिश्र वाक्य, और यहाँ पर जब तब वाला जो है वो क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है कि जब पेपर होते हैं तब विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो ये एक क्रिया विशेषण आश्रित वाक्य है। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 42 का सही उत्तर होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 43 की ओर बढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कम 5 जगह वीडियो को शेयर जरूर करें। पूर्णतः निःशुल्क चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है साथियों, आप भी थोड़ी बहुत हमारी हेल्प जरूर करें साथियों, निवेदन है आपसे। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 43 की ओर बढ़ेंगे। आपके 43वां प्रश्न है, किस विकल्प में वाक्य के अन्वय नामक तत्व से संबंधित कमी है? गीता जाती है, शुद्ध गाय का घी लाया हूँ, दही खट्टी है और बाजार जाना है। तो इनमें से जो वाक्य के जो तत्व होते हैं साथियों, उसमें एक तत्व आता है आपके अन्वय। तो अन्वय नामक तत्व से संबंधित कमी आपको प्रश्न नंबर 43 में किस विकल्प में दिख रही है? तो राइट आंसर 43वें प्रश्न का देख लेते हैं साथियों। दही खट्टी है, ये जो वाक्य है इसमें अन्वय नामक तत्व की कमी है, क्योंकि दही खट्टी है नहीं, दही खट्टा है ऐसा होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर लिंग वचन संबंधी जो अशुद्धि होती है तो वहाँ अन्वय नामक तत्व से संबंधित कमी मानी जाती है। तो यहाँ लिंग से संबंधित कमी है, इसलिए इसमें अन्वय नामक तत्व की कमी है। विकल्प नंबर 3 आपके 43वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 44 पे आते हैं। ऐसे शब्द का चयन कीजिए जो सदैव बहुवचन में नहीं रहता है। हस्ताक्षर, आंसू, तेवर और जल। तो इनमें से वह कौन सा शब्द है साथियों जो सदैव बहुवचन में नहीं रहता है? देखो हस्ताक्षर, आंसू और तेवर तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है और ये सदैव किस में रहते हैं? बहुवचन में रहते हैं। लेकिन जो आपके जल शब्द है, ये जल शब्द सदैव बहुवचन में नहीं रहता है, बल्कि ये किस में रहता है साथियों? एक वचन में रहता है। किस में रहता है? ये एक वचन में सदैव रहता है। तो विकल्प नंबर आपका जो 4 है 44वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 45 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 45वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 45, कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? चूहियाँ, नींदियाँ, चिड़ियाँ और दुनिया। यहाँ पर प्रश्न संख्या 45 में राइट आंसर बताइए। इस प्रश्न का आंसर मैंने पिछला एक प्रश्न करवाया था, वहां से भी आपको मिल सकता है साथियों। चूहियाँ, नींदियाँ, चिड़िया तीनों ही बहुवचन शब्द है, लेकिन दुनिया जो शब्द है इसका बहुवचन नहीं बनता है। इस शब्द को हमने पहले भी इस टेस्ट में कर लिया था, तो इसलिए आपके चौथा विकल्प जो है प्रश्न संख्या 45 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 46 की ओर बढ़ेंगे। 46वां प्रश्न, पुल्लिंग शब्द किस विकल्प में दिया हुआ है? दिनांक, नौकरी, दया और दयालु। तो जिस विकल्प में पुल्लिंग शब्द दे रखा है उस विकल्प का 46वें प्रश्न में चुनाव कीजिएगा। देखो 3 विकल्प ऐसे हैं जिनमें स्त्रीलिंग शब्द आपको देखने को मिलेंगे और एक विकल्प ऐसा है जिसमें आपको पुल्लिंग शब्द देखने को मिलेगा। तो कौन सा विकल्प है साथियों? वो देखो, दया अच्छी होती है, दिनांक अच्छी होती है, नौकरी अच्छी होती है, लेकिन दयालु अच्छा होता है। तो मतलब ये जो दयालु शब्द है ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, बल्कि ये एक पुल्लिंग शब्द है। और यही आपसे पूछ रहा था कि पुल्लिंग शब्द किस विकल्प में दे रखा है, तो चौथे विकल्प में दे रखा है दयालु। तो इसलिए फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न नंबर 46 का सही आंसर है। बाकी दिनांक, दया, नौकरी तीनों ही कैसे शब्द है साथियों? तीनों ही स्त्रीलिंग शब्द है। तो फोर्थ विकल्प आपके 46वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। आपके 47वां प्रश्न है, उपमेय उपमान का संबंध किस विकल्प में है? धर्माधर्म, मुखारविंद, हट घड़ी और लावारिस। हट नहीं, हथ घड़ी था ये, है ना। तो बताओ प्रश्न संख्या 47 में यहाँ पर साथियों उपमेय उपमान का संबंध किस विकल्प में दे रखा है? तो धर्म या अधर्म द्वंद्व समास का उदाहरण है। पहली चीज तो ये कि उपमेय उपमान का संबंध कौन से समास में होता है साथियों? कर्मधारय समास में होता है। किसमें होता है? कर्मधारय समास में होता है। लावारिस, जिसका कोई वारिस नहीं है, वो कहलाता है लावारिस, बिना वारिस का। इसमें अव्ययीभाव समास है।
हथघड़ी, हाथ में पहने जाने वाली घड़ी हथघड़ी कहलाती है। लुप्त पद तत्पुरुष समास का उदाहरण है। मुखारविंद साथियों जो शब्द है इसमें उपमेय उपमान का संबंध बताया जा रहा है। कर्मधारय समास का ये उदाहरण है। तो 47वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 48 पे आते हैं। आपके 48वां प्रश्न है, संज्ञा से निर्मित विशेषण है लड़ाकू, ऊपरी, मेरा और मानवीय। तो जो संज्ञा से निर्मित विशेषण है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 48 में करना है साथियों। लड़ाकू शब्द लड़ना से बना है। लड़ना क्या है? क्रिया। ऊपरी शब्द ऊपर से बना है। ऊपर शब्द क्रिया संज्ञा नहीं है। मेरा शब्द जो है साथियों ये भी संज्ञा से नहीं बना है, बल्कि जो मानवीय शब्द है, कौन सा शब्द है? मानवीय शब्द जो है ये संज्ञा से निर्मित एक विशेषण है साथियों। विकल्प आपके जो 4 है प्रश्न नंबर 48 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 49 की ओर बढ़ेंगे। तो 49वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इकाई उपागम के प्रवर्तक हैं, कौन है इनमें से इकाई उपागम के प्रवर्तक? H.C. मॉरिसन है, J.F. हर्बर्ट है, अरस्तु है और B.S. ब्लूम है। तो इनमें से इकाई उपागम के प्रवर्तक आपको बताना है प्रश्न नंबर 49 में। देखिएगा, इकाई उपागम के प्रवर्तक कौन है? H.C. मॉरिसन या हेनरी क्लेव मॉरिसन को ही इकाई उपागम का प्रवर्तक माना जाता है साथियों। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न 49 में सही है। नेक्स्ट 50वां प्रश्न देखेंगे। तो चलिए 50वें प्रश्न पे हम आ चुके हैं। आपके प्रश्न नंबर 50 है, विद्यालय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह मापन का अच्छा विकल्प है, क्योंकि यह परंपरागत मापन से इतर बालक के सर्वांगीण उपलब्धियों को महत्व देता है, क्योंकि इससे बालक की विषयगत कमजोरी को आसानी से पहचाना जा सकता है और क्योंकि यह स्वयं छात्रों के द्वारा किया जाता है। तो बताओ प्रश्न नंबर 50 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है वो किस लिए आवश्यक है साथियों? मापन का अच्छा विकल्प है इसलिए जी नहीं। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 50 में सही है कि यह परंपरागत मापन जो होता था इससे हट करके बालक के सर्वांगीण उपलब्धियों को महत्व देता है, इसलिए दूसरा विकल्प आपके 50वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं। तो 51वां प्रश्न है, भाषा के मूल्यांकन में कौन सा परीक्षण नितांत आवश्यक है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण, वर्णनात्मक परीक्षण, मौखिक परीक्षण और प्रायोगिक परीक्षण। तो भाषा के मूल्यांकन में जो परीक्षण नितांत मतलब बहुत ही ज्यादा आवश्यक है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 51 में करना है साथियों। प्रश्न नंबर 51 का राइट आंसर देख लेते हैं। देखिए, भाषा का परीक्षण किया जा रहा है तो भाषा के परीक्षण के लिए मौखिक परीक्षण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम विचारों का आदान प्रदान कैसे करते हैं? मौखिक रूप से भाषा के माध्यम से करते हैं साथियों। इसलिए इसमें भाषा के मूल्यांकन में मौखिक परीक्षण को बहुत ही आवश्यक माना जाता है। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 51 का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 52 की ओर बढ़ते हैं। तो 52वां प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 52 है, भाषा शिक्षण में देखो और पढ़ो किस विधि पर आधारित है? चित्र पठन पर, संवाद पठन पर, नाटक पठन पर और कविता पठन पर। तो भाषा शिक्षण में देख करके पढ़ना है। किसको देख करके? चित्रों को देख करके। आपने देखा होगा इस विधि का प्रयोग प्राथमिक स्तर पर किया जाता है साथियों, कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी किताबों में चित्र बने होते हैं साथियों, और बालक उन चित्रों को कि देखो ये कौवा उड़ रहा है, कौवे ने रोटी खाई है, कौवे से रोटी गिर गई है, कुत्ता नदी पार कर रहा है, कुत्ते के मुंह से गिर गई है। तो ये चित्रपटन ही होता है साथियों। देखो और पढ़ो विकल्प आपके जो 1 है प्रश्न संख्या जो 52 है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। पूरे ही 150 प्रश्नों को करके जाना। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 53 को देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 53 साथियों। 53वां प्रश्न है, किस शिक्षण प्रणाली के लिए यह कहा जाता है कि यह एक आवश्यक बुराई है? व्याख्यान विधि के लिए, पाठ्य पुस्तक विधि के लिए, वाचन विधि के लिए और इनमें से सभी। तो 53वें प्रश्न का राइट आंसर बताइए। देखो, जो शिक्षण विधि जिसके लिए ये कहा जाता है कि ये क्या है, एक आवश्यक बुराई है साथियों, उस शिक्षण विधि का चयन आपको प्रश्न नंबर 53 में करना है। तो राइट आंसर बताइए प्रश्न नंबर 53 में आपके कौन सा विकल्प सही है साथियों। 53वें प्रश्न में राइट आंसर है आपके व्याख्यान विधि को शिक्षण की एक आवश्यक बुराई या आवश्यक बुरी विधि के रूप में जाना जाता है। विकल्प नंबर आपका 53 में व्याख्यान विधि वाला जो प्रथम विकल्प है साथियों, यही आपके 53 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 54 की तरफ बढ़ेंगे। आपके 54वां प्रश्न देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य है शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास करना,
आत्मविश्वास बढ़ाना, शब्द भंडार में वृद्धि करना और भाषा का ज्ञान कराना। तो 54वें प्रश्न का राइट आंसर बताइए, कौन सा विकल्प? पहला विकल्प चुनोगे, दूसरा चुनोगे, तीसरा चुनोगे या चौथा? तो प्राथमिक स्तर पर वाचन का जो मुख्य उद्देश्य होता है साथियों, देखो प्राथमिक स्तर पर बच्चे कैसे होते हैं साथियों, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। अब यहाँ पर उनको हम वाचन जो कर रहे हैं साथियों, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, तो शुद्ध उच्चारण क्षमता वो कर सके, शुद्ध उच्चारण वो कर सके, शुद्ध उच्चारण विकास उनका हो सके, यही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। विकल्प आपके जो एक है प्रश्न नंबर 54 का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं। तो 55वां प्रश्न है, मापन का क्षेत्र नहीं है, बुद्धि नहीं है, उपलब्धि नहीं है, विकास नहीं है और रुचि नहीं है। इनमें से मापन का कौन सा क्षेत्र नहीं है? साथियों आप बुद्धि का मापन कर सकते हो, उपलब्धि का मापन कर सकते हो और रुचि का भी कर सकते हो, लेकिन विकास का मापन नहीं, बल्कि विकास का तो मूल्यांकन किया जा सकता है, इसका मापन नहीं किया जा सकता है। किसका मापन नहीं किया जा सकता? विकास का। तो इसलिए तीसरा विकल्प जो है वो ही आपके प्रश्न नंबर 55 का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 56 की ओर बढ़ेंगे। तो 56वां प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी शिक्षण में प्रक्षेपी सामग्री है, नाटक, रेडियो, कठपुतली और एपिडाइस्कोप। साथियों प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी सामग्री से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, हर बार, और आपको ये पता भी होना चाहिए। तो नाटक, रेडियो, कठपुतली और एपिडाइस्कोप में से वह कौन सा विकल्प है जो कि प्रक्षेपी सामग्री का उदाहरण है? तो देखो रेडियो भी प्रक्षेपी नहीं है, नाटक भी प्रक्षेपी नहीं है, कठपुतली भी प्रक्षेपी नहीं है, बल्कि एपिडाइस्कोप जो आपके होता है साथियों, ये एक प्रक्षेपी सामग्री का उदाहरण है। एपिडाइस्कोप बिल्कुल आपके प्रश्न नंबर 56 में सही उत्तर होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 57 की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न नंबर 57 है, निम्न में से कौन सा दृश्य श्रव्य उपकरण है? तो रेडियो है, टेलीग्राम है, आकाशवाणी और दूरदर्शन है। बताइए प्रश्न नंबर 57 का राइट आंसर कौन सा होगा साथियों? इनमें से कौन सा दृश्य श्रव्य उपकरण है साथियों? तो देखो दृश्य श्रव्य उपकरण का मतलब होता है वह उपकरण जिसमें दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। अब रेडियो में तो सिर्फ सुनाई देता है तो ये दृश्य श्रव्य नहीं है, टेलीग्राम में सिर्फ दिखाई देता है तो ये दृश्य है, आकाशवाणी में सिर्फ सुनाई देता है तो ये श्रव्य है, लेकिन दूरदर्शन एक ऐसी सामग्री है जो कि साथियों दृश्य श्रव्य उपकरणों में सम्मिलित होती है। मतलब इसमें हमें दिखाई भी देता है और इसमें हमें सुनाई भी देता है। तो विकल्प नंबर आपके जो 4 है प्रश्न नंबर 57 का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं। आपके 58वां प्रश्न है, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है। कौन सी विधि नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है? अर्थबोध विधि, व्याख्यान विधि, रंगमंच विधि और कक्षा अभिनय विधि। देखो यहाँ पर व्याख्यान और अर्थबोध को तो आप एक तरफ रख दीजिए क्योंकि ये आपके आंसर नहीं है साथियों। अब आपके सामने दो चीजें हैं, रंगमंच विधि या कक्षा अभिनय विधि। तो इनमें से जो नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है उसका चुनाव करिएगा। आपके प्रश्न नंबर 58 में राइट आंसर रहेगा साथियों विकल्प नंबर 4। कक्षा अभिनय विधि को नाटक शिक्षण की सबसे ज्यादा उपयुक्त विधि माना जाता है क्योंकि इसमें समय की बचत हो जाती है, इसमें धन की बचत हो जाती है, इसमें अन्य कक्षाओं का शिक्षण बाधित नहीं होता है और फिर भी बालकों में जो अभिनय कला है उसका विकास हो जाता है। इससे 58वें प्रश्न में चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट आज का सेकंड लास्ट, आज क्या सॉरी भाग 2 का सेकंड लास्ट, मतलब हिंदी का सेकंड लास्ट प्रश्न देखेंगे। इसके बाद तो अभी आपके 90 प्रश्न और बाकी है साथियों। चलिए 59वां प्रश्न देखेंगे। सही युग्म नहीं है, बिनेट का योजना, कार्ल्टन वाशबर्न, मोंटेसरी विधि, मारिया मोंटेसरी, डाल्टन विधि, कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट और खेल विधि महात्मा गांधी। तो देखो इनमें से जो सही युग्म नहीं है उसका चयन आपको 59वें में करना है साथियों। बिनेट का विधि का प्रतिपादन कार्ल्टन वाशबर्न के द्वारा किया गया, मोंटेसरी विधि का प्रतिपादन मैडम मारिया मोंटेसरी के द्वारा किया गया, डाल्टन विधि का प्रतिपादन कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट के द्वारा किया गया, लेकिन खेल विधि का प्रतिपादन महात्मा गांधी के द्वारा नहीं बल्कि हेनरी कोल्डवेल कुक के द्वारा खेल विधि का प्रतिपादन किया गया था। तो विकल्प नंबर आपके जो 4 है प्रश्न नंबर 59 में बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर देखिएगा 60वां प्रश्न देख लेते हैं जो कि हिंदी का अंतिम प्रश्न है। इसके बाद तीसरे भाग की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो 60वां प्रश्न, प्रयोग विधि को और क्या कहते हैं? सूत्र विधि कहते हैं इसको, भाषा संसर्ग विधि कहते हैं इसको, आगमन विधि कहते हैं या शब्द प्रधान विधि कहते हैं? तो देखो
प्रयोग विधि को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह नाम क्या है? तो साथियों प्रयोग विधि को आगमन विधि के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? आगमन विधि के नाम से। इसलिए आपके थर्ड विकल्प प्रश्न नंबर 60 का बिल्कुल सही उत्तर है। तो ये आपके दो भाग हम कर चुके हैं। साइकोलॉजी के 30 बेहद ही खास प्रश्न, हिंदी के वेरी इंपॉर्टेंट 30 प्रश्न पढ़ चुके हैं। अभी 60 ही प्रश्न हुए साथियों, अभी 90 प्रश्न आना और बाकी है। तो चलिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 61 की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों तीसरे भाग की ओर हम बढ़ते हैं। आपके तीसरा भाग किसका आता है देखिएगा, संस्कृत का भाग 3 है, जिसमें संस्कृत ग्रामर और शिक्षण विधियों के प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, मतलब इस भाग में। तो यहाँ पर देखिएगा साथियों, यहाँ ये भी लेवल 1 के लिए और लेवल 2 के लिए बेहद ही उपयोगी है, चाहे भाषा आपके फर्स्ट संस्कृत हो या सेकंड संस्कृत हो। तो देखो प्रश्न नंबर 61 पे हम यहाँ पर देखते हैं कि 61वां प्रश्न क्या पूछ रहा है। ल च वर्णाः उच्चारण स्थानानि किम तालु दंताः दंता तालु कंठे तालु दंता कंठे। तो देखो ल का और च का उच्चारण स्थान यहाँ पर 61वें प्रश्न में पूछा जा रहा है। साथियों क्या है 61वें प्रश्न का राइट आंसर? तो देखो लिरि तुलसा नाम दंता है, ले का उच्चारण स्थान दांतों से होता है, और इचु इचु यशानाम तालु है, चे का उच्चारण स्थान तालु से होता है। अर्थात आपके प्रश्न नंबर 61 में दूसरा विकल्प सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 62 की ओर बढ़ेंगे। तो 62वां प्रश्न, अभितः परितः योगे का विभक्ति भवेत? प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। अर्थात अभितः परितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है साथियों? तो 62वें प्रश्न में जो आपके सही उत्तर है, अभितः परितः के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। किस विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय विभक्ति का। अभितः परितः समया निक्षा ही, साथियों इन सभी में द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है, इसलिए सेकंड विकल्प आपके 62वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 63 की ओर बढ़ते हैं। आपके 63वां प्रश्न, जल दुरुपयोगम रिक्त स्थान है, वाक्य पूर्ति करो। वाक्य की पूर्ति करना है आपको प्रश्न नंबर 63 में। तो महत् पुण्यम, महत् पापम, महत् कर्तव्यम, महत् कार्यम। साथियों प्रश्न नंबर 63 में एक बार आप प्रश्न को समझ लेना और फिर समझ करके आपको उत्तर देना है। यहाँ पर देखिएगा जल दुरुपयोगम मतलब जल का दुरुपयोग। महत् पुण्यम क्या महान पुण्य है? जी नहीं साथियों। महत् कर्तव्यम क्या महान कर्तव्य है? जी नहीं, बल्कि ये महत् पापम मतलब बहुत बड़ा पाप है जल का दुरुपयोग करना। विकल्प नंबर आपके जो 2 है प्रश्न नंबर 63 का बिल्कुल आपके सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 64 की तरफ बढ़ेंगे। तो 64वां प्रश्न, तत् शब्द है द्वितीय विभक्ति बहुवचनम भवेत, ते तयो है तस्य तानि। तो साथियों तत् शब्द जो होता है इसकी द्वितीय विभक्ति बहुवचन, आपको द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप आपको इसमें बताना है। बताइए प्रश्न नंबर 64 में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो साथियों तत् शब्द है द्वितीय विभक्ति बहुवचने भवेत, राइट आंसर है आपके तानि, तत् ते तानि, तत् ते तानि। बिल्कुल यहाँ पर तानि ही आपका चौथा विकल्प जो है वो ही आपका सही आंसर होगा। तत् शब्द का जो द्वितीय विभक्ति बहुवचन और एक प्रथमा विभक्ति बहुवचन जो है वो रूप तानि होता है साथियों। तत् ते तानि, तत् ते तानि बिल्कुल सेम चलता है। फोर्थ विकल्प आपके 64वें में सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 65 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 65वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 65 है आपके, राजा याचकाई रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति करनी है, ददाती धने है, धनाय, धनम, धनेन। तो देखो राजा याचकाई मतलब जो याचकाई जो साथियों जो मांगने वाले होते हैं उनको धन देता है। तो यहाँ पर धन जो शब्द है उसका संस्कृत में आपको अनुवाद करना है। तो साथियों प्रश्न नंबर 65 में राइट आंसर रहेगा राजा याचकाय धनम ददाती। क्या आएगा? धनम ददाती। विकल्प आपके 3 सही है प्रश्न नंबर 65 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 66 की ओर बढ़ते हैं। तो 66वां प्रश्न, कस्मिन् शब्द है ल्यप प्रत्यय न भवेत, उत्थाय, प्रक्षाल्य, उपविश्य, स्मृत्वा। तो साथियों इनमें से किस शब्द में ल्यप प्रत्यय नहीं है? प्रश्न नंबर 66 में सही आंसर का चयन करो।
कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 66 में सही रहेगा? जिसमें ल्यप प्रत्यय नहीं है उसका आपको 66वें प्रश्न में चयन करना है। साथियों, उत्थाई में यह शेष है, प्राक्षल्य में भी यह शेष है, उपविश्य में भी यह शेष है, ल्यप प्रत्यय में यह शेष होता है, और स्मृतवा जो है साथियों इसमें यह शेष नहीं है और ना ही इसमें ल्यप प्रत्यय है। तो 66वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 67 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 67वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 67, यहाँ पर 67वां प्रश्न है, यत्र स्वर वर्ण यो है मेलनम भवती तत्र रिक्त स्थान है जिसकी आपको पूर्ति करनी है संधि भवती। स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि नास्ति, इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर बताओ भाई, कौन सा विकल्प आपके 7वें प्रश्न में सही रहेगा? देखिए, यत्र जहां पर स्वर वर्णयो, स्वर वर्णों का मेलनम भवती, मेल होता है, वहां पर स्वर संधि होती है। विकल्प आपके जो एक है साथियों प्रश्न नंबर जो 67 है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 68 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 68वां प्रश्न, संस्कृत भाषा या है अंतस्थ वर्ण कर्म है अस्ति, ये रे ले व, ये व रे ले, ये ले व रे और व ये रे ले। तो साथियों संस्कृत भाषा में अंतस्थ वर्णों का सही क्रम क्या होता है? आपको राइट आंसर देना है 68वें प्रश्न का। तो देखो, अंतस्थ वर्ण आप संस्कृत भाषा में देखना है। साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 68 में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? दूसरा विकल्प सही रहेगा, ये वे रे ले, ये संस्कृत में अंतस्थ वर्ण होते हैं, जबकि हिंदी में ये रे ले व, हिंदी में ये होते हैं ये रे ले वे, और संस्कृत में होते हैं ये वे रे ले, अंतस्थ व्यंजन। तो विकल्प आपके जो 2 है वो ही बिल्कुल आपके प्रश्न नंबर 68 का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 69 की ओर बढ़ते हैं साथियों। तो 69वां प्रश्न है आपके, सम उपसर्ग है युक्त है शब्द नास्ति, संयोग सम्मेलन समानता संसार है। साथियों सम उपसर्ग युक्त शब्द है नास्ति, इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो 69वें प्रश्न में राइट आंसर का चयन कर लीजिए। देखो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 3, समानता जो शब्द है साथियों इसमें सम उपसर्ग नहीं है, क्योंकि प्रश्न क्या कह रहा है, सम उपसर्ग युक्त शब्द नास्ति, मतलब सम उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा नहीं है? तो संयोग सम्मेलन और संसार तीनों में ही सम उपसर्ग लगा हुआ है, समानता में नहीं लगा हुआ है। तो अतः तीसरा विकल्प आपके 69 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 70 पे आते हैं। 70वां प्रश्न है, दृष्टवा इत्यत्र कस्मिन् प्रत्यय अस्ति, ल्यप प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय, मतुप प्रत्यय और अनियर प्रत्यय। तो साथियों दृष्टवा जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? प्रश्न संख्या 70 का सही उत्तर बताइएगा। देखिए, मान मति मत में मतुप प्रत्यय होता है, निया नियम में अनियर होता है, ल्यप में ये शेष होता है, और त्वा किस में होता है? त्वा या ट्वा। साथियों ये दोनों ही शब्द कत्वा प्रत्यय में रहते हैं। तो यहाँ विकल्प नंबर आपका जो 2 है कत्वा प्रत्यय, दृष्टवा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कत्वा प्रत्यय है। कौन सा? कत्वा प्रत्यय है साथियों। विकल्प आपके 2 सही रहेगा प्रश्न संख्या 70 में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 71 की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बार बार आपको याद दिला रहा हूँ, हालांकि अच्छा नहीं लगता है, लेकिन याद दिलाना मेरा काम है और आपका काम है लाइक शेयर करने का, टेस्ट अटेंड करने का काम है आपका। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 71 की ओर बढ़ेंगे। तो साथियों 71वां प्रश्न, कृष्ण है सर्प है क समास है, अव्ययभाव है, द्विगु है, बहुब्रीहि क्रमधार्य है। साथियों प्रश्न नंबर 31 में समास से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो बताओ प्रश्न नंबर 71 में आपके कौन सा विकल्प सही है? कृष्ण है सर्प है क है समास है, मतलब कृष्ण सर्प काला है जो साहब, बिल्कुल इसमें क्रमधारय समास है। कौन सा समास है साथियों? क्रमधारय समास है। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 71 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 72 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके प्रश्न संख्या 72, एतस्य गणना कारका अंतर्गते न भवति, कर्णस्य संप्रदानस्य संबंधस्य कर्मकारक है। अर्थात इनमें से किसकी गणना कारकों के अंतर्गत, कारक के अंतर्गत नहीं होती है? करण कारक की, संप्रदान कारक की, संबंध कारक की और कर्म कारक की।
तो साथियों प्रश्न नंबर 72 का राइट आंसर बताओ भाई, कौन सा विकल्प आपके 72वें प्रश्न में सही है। साथियों 150 में से यूं मानिए अगर 5 प्रश्नों में भी त्रुटि है, 5 में नहीं रहेगी, 1 या 2 में तो स्वाभाविक सी चीज है, चाहे कोई भी टेस्ट बनाए 1-2 प्रश्नों में त्रुटि बिल्कुल 100% रहती है। लेकिन साथियों वो 1-2 प्रश्न आप बिल्कुल नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करें कि सर इस प्रश्न में ये आना चाहिए था, ठीक है। तो बिल्कुल आपके कमेंट का मैं स्वागत करूंगा साथियों दिल से। तो प्रश्न नंबर 72 में जो राइट आंसर है, एतस्य गणना किसकी गणना, संबंध कारक की गणना कारकों के अंतर्गत नहीं होती है। साथियों गणना की बात की जा रही है। थर्ड विकल्प आपके 72 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 73 पे आते हैं। षड ऋतु है, अत्र क है, समास है, अविभाव है, द्वंद्व है, बहुव्रीहि, द्विगु। साथियों प्रश्न नंबर 73 में राइट आंसर बताइए। षड ऋतु जो शब्द है इसमें कौन सा समास है। तो 73 में आपके जो सही आंसर है षड ऋतु मतलब 6 ऋतुओं का समाहार। साथियों बिल्कुल द्विगु समास का ये उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये, द्विगु समास का उदाहरण है। अतः 73 में आपके कौन सा विकल्प सही है। साथियों चौथा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 74 की तरफ बढ़ते हैं। 73 में फोर्थ विकल्प है सही आपके। तो 74वां प्रश्न देख लेंगे। वसंतस्येव अत्र संधि विच्छेद है, वसंतस्य प्लस इव, वसंतस्य प्लस एव, वसंत है प्लस इव, वसंतस्य प्लस एव, यहाँ बड़ा वाला एव है। तो देखो प्रश्न नंबर 74 में संधि विच्छेद पूछा गया है वसंतस्येव का। साथियों 74 में राइट आंसर बताओ कौन से विकल्प में वसंतस्येव का सही संधि विच्छेद दे रखा है। तो 74 में जो आपके सही आंसर है वसंतस्य प्लस एव बराबर शब्द बनेगा वसंतस्येव दीर्घ है संधि उदाहरणम अस्ति, मतलब दीर्घ संधि का ये उदाहरण है। साथियों 74 में आपके दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 75 पे आते हैं। तो 75वां प्रश्न देखेंगे। पठन कौशलस्य विधिरस्ति, ध्वनि साम्य विधि है, अक्षर बोध विधि है, संगति विधि है, सर्वे। तो साथियों इनमें से पठन कौशल की विधि किस विकल्प में दे रखी है, ऐसा आपसे प्रश्न नंबर 75 पूछ रहा है। एक बार आप राइट आंसर बताइए। तो देखो 75वें प्रश्न में जो आपके सही उत्तर है साथियों वो रहेगा विकल्प नंबर 4। इनमें से सभी सर्वे, इनमें से सभी विधियां किसकी है साथियों, पठन कौशल की विधियां हैं। चाहे ध्वनि साम्य विधि हो, चाहे अक्षर बोध विधि हो, चाहे संगति विधि हो, तीनों ही विधियां किसकी है, पठन कौशल की है। तो सर्वे इसमें चौथा विकल्प 75 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 76 पे आते हैं। तो आपके 76वां प्रश्न देखेंगे। बालक है, प्रथमा पाठशाला अस्ति, माता है, पिता है, परिवार है, समाज है। तो साथियों 76 में राइट आंसर बताइए। बालक है, प्रथमा पाठशाला अस्ति, इसका जो सही अर्थ होगा या जो इसका सही उत्तर होगा वो देख लेते हैं। तो आपके विकल्प नंबर 3 76 में बिल्कुल सही रहेगा। बालक की प्रथम पाठशाला क्या है साथियों, उसका परिवार है। 76 में 3 विकल्प आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 77 पे आते हैं। तो 77वां प्रश्न। भाषा ग्रहणस्य प्रथमम मनोवैज्ञानिक चरणमस्ति, है ना, चारणम नहीं चरणमस्ति। जिज्ञासा है, प्रयत्नम, अनुकरणम, अभ्यास है। तो प्रश्न नंबर 77 को एक बार पढ़ लीजिए, देख लीजिए और फिर सही उत्तर का चयन कीजिए साथियों। तो प्रश्न नंबर 77 में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा, विकल्प नंबर 1 जिज्ञासा जो है ये बिल्कुल सही रहेगा। क्यों रहेगा देखिएगा। भाषा ग्रहणस्य प्रथमम मनोवैज्ञानिक चरणमस्ति, मतलब भाषा ग्रहण में प्रथम मनोवैज्ञानिक चरण कौन सा होता है, जिज्ञासा होता है साथियों। अगर बालक में इच्छा है, जिज्ञासा उस चीज की, तो बिल्कुल यही प्रथम चरण है, तभी वो उस चीज को सीखेगा। विकल्प 1 77 में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 78 की तरफ बढ़ते हैं। 77 में प्रथम विकल्प सही है साथियों। तो चलिए 78वें प्रश्न को देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 78। रेखा चित्राणी साधनम अस्ति, दृश्य श्रव्य साधनम श्रव्य साधनम किम अपि न। तो 78 में एक बार आप आंसर बताइए, फिर इसके बाद इस प्रश्न को समझेंगे, इस प्रश्न के आंसर को फिर देखेंगे साथियों। 78 में जो आपके सही आंसर है वो कौन सा रहेगा, तो विकल्प नंबर 2 आपके 78 का बिल्कुल सही उत्तर है। कैसे है कि रेखा चित्राणी साधनमस्ति, जो रेखा चित्र है साथियों यह साधन का कौन सा प्रकार है, कौन सा साधन है, तो रेखा चित्र कैसा साधन है, एक दृश्य साधन है। तो दृश्य साधनम इसका बिल्कुल दूसरा ही विकल्प आपके 78 में सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 79 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 79वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों।
प्रश्न नंबर 79 है, संस्कृत शिक्षणस्य प्राचीनतम विधिरस्ति है। पारायण विधि है, कक्षा विधि है, पाठशाला विधि है, मौखिक विधि है। तो बताओ प्रश्न नंबर 79 में एक बार प्रश्न पढ़िए, उसका अर्थ समझिए, प्रश्न किस तरह से पूछ रहा है आपसे, प्रश्न को किस प्रकार से पूछा जा रहा है, और फिर विकल्प पढ़िए साथियों, और फिर सही उत्तर का चयन कीजिएगा। तो 79 में राइट आंसर है साथियों। 79वां जो आपके क्वेश्चन है, इसमें जो सही आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 3। पाठशाला विधि संस्कृत शिक्षण की प्राचीनतम विधि है साथियों। कैसी विधि है? संस्कृत शिक्षण की प्राचीनतम विधि कौन सी है? पाठशाला विधि है। तो इसलिए आपके विकल्प नंबर जो 3 है प्रश्न नंबर 79 में सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 80 की ओर बढ़ेंगे। तो 80वां प्रश्न है, शिक्षा या है प्रमुख उद्देश्यम किम मानव धनम दाम व्यक्तेः सर्वांगीण विकास स्वार्थे दानम अध्यापक निर्माणम। तो 80वें प्रश्न को भी पढ़िए, वापस दोबारा पढ़िए, सही उत्तर का चयन कीजिए। 80वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? तो साथियों राइट आंसर देख लेते हैं प्रश्न नंबर 80 का, कौन सा विकल्प आपके सही है? विकल्प नंबर 2 आपके बिल्कुल इसका सही उत्तर है। शिक्षा या प्रमुख उद्देश्यम की मतलब शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मानव धनम दाम मतलब मानव को धन प्रदान करना, व्यक्ति सर्वांगीण विकास है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, स्वार्थे द्वानम स्वार्थ प्रदान करना, अध्यापक निर्माणम अध्यापक का निर्माण करना। तो साथियों शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, इसीलिए आपके दूसरा ही विकल्प प्रश्न नंबर 80 का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 81 की ओर बढ़ते हैं। संस्कृत भाषा शिक्षणे अंतिम है भाषा कौशलम विद्यते श्रवणम संभाषणम पठनम लेखनम। तो 81वें प्रश्न का राइट आंसर बताओ, कौन सा विकल्प आपके 81वें प्रश्न में सही रहेगा? साथियों प्रश्न संख्या 81 में आपके जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 4। कैसे रहेगा तो वो भी देखते हैं। संस्कृत भाषा शिक्षण है, संस्कृत भाषा शिक्षण में अंतिम है भाषा कौशलम विदिते। अंतिम भाषा कौशल कौन सा होता है? तो सुनना, संभाषण, पढ़ना और लिखना। तो बिल्कुल लिखना संस्कृत भाषा शिक्षण में और हिंदी भाषा शिक्षण में अंतिम कौशल होता है। विकल्प 4 आपके प्रश्न नंबर 81 का बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 82 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 82वां प्रश्न देखेंगे, शिक्षणे मूल्यांकनस्य उपयोगिता अस्ति चयनम अधिगम प्रेरणा शैक्षिक निर्देशनम सर्वे। तो 82 में सही आंसर का चयन करो, कौन सा विकल्प 82 में आपके सही रहेगा? तो राइट आंसर देख लेते हैं प्रश्न नंबर 82 में। एक बार आप प्रश्न को पढ़ सकते हो चाहो तो साथियों। देखो विकल्प नंबर आपका जो 4 है प्रश्न संख्या 82 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। तो शिक्षण है मूल्यांकन की उपयोगिता अस्ति, शिक्षण में मूल्यांकन की उपयोगिता है साथियों क्या है? चयन, अधिगम प्रेरणा मिलती है शैक्षिक निर्देशन में। तो बिल्कुल इन सभी में मूल्यांकन की उपयोगिता है, इसलिए चौथा ही विकल्प आपके 82 में सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 83 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 83वां प्रश्न देख लेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 83 है, भाषा है तत्वमस्ति उच्चारण में शब्द ज्ञानम शब्द भेद है सर्वे। तो प्रश्न नंबर 83 का राइट आंसर बताइए प्रश्न को समझ करके कि भाई कौन सा विकल्प आपके 83 में सही रहेगा साथियों। तो राइट आंसर देख लेते हैं। देखिए भाषा है तत्वमस्ति, भाषा का तत्व है तो शब्द भेद भी है, शब्द ज्ञान भी है और उच्चारण भी है, अर्थात इनमें से सभी साथियों भाषाई तत्वों के अंतर्गत आते हैं। इसलिए विकल्प नंबर जो 4 है आपके प्रश्न नंबर 83 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 84 की ओर बढ़ते हैं। वापिस दोहरा रहा हूँ कि किसी प्रश्न में त्रुटि नजर आती है 150 में से 2-3 प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जिनमें आपको कुछ त्रुटि लगे, बाकी तो नहीं रहेंगे साथियों। कमेंट करके जाना 150 में से कितने प्रश्न आपके सही हो पाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 84 पे आते हैं। तो 84, भारते पाठ्य पुस्तक विदेह समर्थक है आसीत है डॉक्टर वेस्ट महोदय, मैकडोनाल्ड्स महोदय, डॉक्टर रामकृष्ण महोदय या शिवराम महोदय। तो साथियों प्रश्न नंबर 84 में राइट आंसर बताइए कौन सा विकल्प आपका सही है 84 में। तो राइट आंसर देख लेते हैं प्रश्न नंबर 84 में कि भाई कौन सा विकल्प आपका प्रश्न नंबर 84 में सही रहेगा। तो साथियों 84 प्रश्न में जो राइट आंसर है वो है विकल्प नंबर 1। साथियों भारतीय पाठ्य पुस्तकें विदेह समर्थक है हासिल, भारत में पाठ्य पुस्तक विधि के समर्थक कौन है? तो साथियों डॉक्टर वेस्ट महोदय भारत में पाठ्य पुस्तक विधि के समर्थक या जनक कहलाते हैं। विकल्प 1 आपके 84 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 85 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 85 की ओर 85वां प्रश्न,
व्याकरण अनुवाद विधेय परम नाम अस्ति। भंडारकर विधि है, समवाय विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, पाठ्य पुस्तक विधि है। तो 85वें प्रश्न में सही उत्तर का चयन करो, कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों। प्रश्न नंबर 85 में राइट आंसर देखते हैं, देख ले राइट आंसर। तो बिल्कुल देखते हैं साथियों, भंडारकर विधि इसका सही आंसर होगा। कैसे, तो वो भी देख लेते हैं। व्याकरण अनुवाद विधेय परम नाम अस्ति, मतलब व्याकरण अनुवाद विधि जो है इसका और अन्य नाम क्या है, या इसको और अन्य किन नामों से जाना जाता है, या किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों व्याकरण अनुवाद विधि को भंडारकर विधि के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, भंडारकर विधि के नाम से। इसलिए आपके प्रश्न नंबर 85 में प्रथम विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 86 की ओर बढ़ते हैं। छात्रस्य ज्ञानात्मक क्षेत्रस्य परीक्षणः कर्तुं शक्यते अध्ययनेन परीक्षया पाठ्यपुस्तके भाषणेन। तो एक बार वापस आप सही उत्तर का चयन करो, फिर उसके बाद में हम इसके सही उत्तर की व्याख्या करेंगे साथियों। तो 86 में पहला, दूसरा, तीसरा है, चौथा कहाँ जाओगे, प्रश्न को पढ़ करके उत्तर देना है आपको। तो 86 में राइट आंसर देख लेते हैं साथियों, कौन सा विकल्प आपके सही रहेगा। प्रश्न नंबर 86 में विकल्प नंबर 2 परीक्षया इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अब कैसे सही उत्तर है तो वो भी देख लेते हैं। देखिए, छात्रस्य ज्ञानात्मक क्षेत्रस्य परीक्षणम कर्तुं शक्यते। छात्र के ज्ञानात्मक क्षेत्र का परीक्षण कौन कर सकता है, तो परीक्षा कर सकती है साथियों। भाई उसके ज्ञानात्मक क्षेत्र का परीक्षण करना है, तो परीक्षण करना है तुम परीक्षा के माध्यम से कर सकते हो, क्योंकि परीक्षा भी मूल्यांकन के अंतर्गत आती है। इसलिए दूसरा विकल्प आपके 86 में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 87 पे आते हैं। तो 87वां प्रश्न है, प्रोफेसर वीपी बोकिल महोदयन कह विधि है प्रतिपादित है, प्रत्यक्ष विधि है, व्याकरण विधि है, पाठ्य पुस्तक विधि है, व्याख्या विधि है। तो 87 में राइट आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपके 87 में सही रहेगा साथियों। राइट आंसर देखते हैं इसका। तो साथियों इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 प्रत्यक्ष विधि है। कैसे रहेगा 87 में प्रथम विकल्प। तो देखो, प्रोफेसर वीपी बोकिल महोदय के द्वारा कौन सी विधि, तो देखो आपका सही आंसर है इसमें विकल्प नंबर 1 प्रत्यक्ष विधि है। कैसे है तो वो भी देखते हैं। प्रोफेसर वीपी बोकिल महोदयन, प्रोफेसर वीपी बोकिल महोदय क्या विधि है प्रतिपादित, कौन सी विधि प्रतिपादित इन्होंने की है। तो साथियों इन्होंने जिस विधि का प्रतिपादन किया है उसका नाम है प्रत्यक्ष विधि। विकल्प 1 आपके 87 में बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 88 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 88वां प्रश्न है, विचारे विव्यक्ते है सर्वोत्तम साधनम विद्यते व्याकरणम सूत्रम भाषा श्लोक है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पर 88 में राइट आंसर बताइए साथियों, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 88 का सही उत्तर होगा। तो देखो प्रश्न नंबर 88 में जो आपके सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 3 भाषा। विचारे अभिव्यक्ते सर्वोत्तम साधनम विद्यते। तो विचारों की अभिव्यक्ति के लिए सर्वोत्तम साधन किसको माना जाता है, भाषा को माना जाता है। इसलिए तीसरा विकल्प आपके 88 में बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट 89 पे आते हैं। तो आपके 89, संस्कृते मौखिक परीक्षायां कस्य कौशलस्य मूल्यांकनं कर्तुं न शक्यते श्रवणस्य पठनस्य भाषणस्य लेखनस्य। तो 89 में राइट आंसर बताइए, कौन सा रहेगा। एक बार प्रश्न को समझिए, प्रश्न का अनुवाद करिए, विकल्पों को पढ़िए और फिर सही उत्तर पे जाइए साथियों, क्योंकि संस्कृत में अनुवाद करना बेहद ही जरूरी है। 89 में साथियों राइट आंसर है आपके विकल्प नंबर 4 लेखनस्य। कैसे है चौथा विकल्प सही। तो संस्कृते मौखिक परीक्षायां, संस्कृत में मौखिक परीक्षा कस्य कौशलस्य किस कौशल मूल्यांकनम कर्तुं न शक्यते का मूल्यांकन नहीं कर सकती। तो मौखिक परीक्षा से श्रवण कौशल का मूल्यांकन हो सकता है, पठन कौशल का मूल्यांकन हो सकता है और भाषण कौशल का मूल्यांकन हो सकता है, लेकिन लेखन कौशल का मूल्यांकन नहीं हो सकता है। इसलिए आपके चौथा विकल्प आपके 89 में सही है। अब संस्कृत का अंतिम प्रश्न देखेंगे साथियों, 90वां प्रश्न है जो कि संस्कृत का भाग 3 का अंतिम प्रश्न है। संस्कृत शिक्षणस्य मूल्यांकनस्य साधनभूताः भवन्ति बुद्धि परीक्षा, अभिरुचि परीक्षा है, आसक्ति परीक्षा है, उपयुक्त सर्वा है। तो साथियों प्रश्न नंबर 90 में देखो, संस्कृत शिक्षणस्य, संस्कृत शिक्षण में मूल्यांकनस्य साधनम भूताः भवन्ति, मतलब मूल्यांकन के साधन कौन से हैं। तो बुद्धि परीक्षा से भी मूल्यांकन हो सकता है, अभिरुचि परीक्षा से भी हो सकता है, आसक्ति परीक्षा से भी हो सकता है, मतलब उपयुक्त सर्वा है। चौथा विकल्प यहाँ पर आपके प्रश्न नंबर 90 में बिल्कुल सही उत्तर है। तो साइकोलॉजी के 30 प्रश्न का लिए, हिंदी के 30 प्रश्न का लिए और आपके संस्कृत के भी 30 प्रश्न का लिए। चलिए नेक्स्ट चौथे भाग की ओर बढ़ते हैं साथियों। भाग 4 है हमारे सामाजिक अध्ययन का।
जिसमें आपको 91 से लेकर के 150 प्रश्न तक सामाजिक अध्ययन के देखने को मिलेंगे। देखिए, ये सिर्फ लेवल 2 एसएसटी वालों के लिए, एसएसटी, हिंदी, संस्कृत, जिनके भी ये सब्जेक्ट है उनके लिए बेहद उपयोगी है। लेवल 1 वालों के लिए ये नहीं है साथियों। तो देखिएगा, यहाँ पर शुरू करते हैं इस भाग 4 को। प्रश्न संख्या 91 से साथियों, 91वां प्रश्न है, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है भरतपुर, अलवर, झुंझुनू और धौलपुर। तो राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला यहाँ पर पूछा जा रहा है साथियों। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न संख्या 91 में सही रहेगा। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? धौलपुर है। फोर्थ विकल्प आपके 91 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 92 की तरफ चलते हैं। तो देखिएगा, प्रश्न नंबर 92 है आपके, मेरिनो क्या है? गाय की नस्ल है, भेड़ की नस्ल है, वनस्पति है या मरुस्थल है? तो 92वें प्रश्न का राइट आंसर बताओ। देखो, बहुत ही क्वालिटी वाले प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, पूरे 150 प्रश्न करना आप। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 92 में आपके जो सही उत्तर है साथियों, मेरिनो क्या है? एक भेड़ की नस्ल है। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 92 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 93 की ओर तरफ बढ़ते हैं। तो आपके 93 प्रश्न है, निम्न में से कौन विश्नोई संप्रदाय का संस्थापक था? हरबू जी, पाबू जी, जाम्बो जी और गोगा जी। तो यहाँ पर पूछा है विश्नोई संप्रदाय का संस्थापक, मतलब जिन्होंने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी साथियों, उनका नाम क्या है? तो 93 में आंसर देखते हैं। आपके तीसरा विकल्प सही है साथियों, जाम्बो जी विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक है। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 93 में सही है, इन्होंने ही विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। किन्होंने? जाम्बो जी ने। साथियों, इस पंथ के जो संस्थापक है कौन है? जाम्बो जी महाराज। और जाम्बो जी महाराज द्वारा बताए गए जो 29 नियम हैं, इनका पालन करने वाले ही क्या कहलाते हैं? विश्नोई कहलाते हैं साथियों। विश्नोई 20 + 9 29 नियम इन्होंने बताए थे और इनका जो पालन करते हैं उसको ही विश्नोई या विश्नोई के नाम से जानते हैं। तो थर्ड ही विकल्प आपके प्रश्न 93 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 94 की तरफ बढ़ते हैं। तो आपके 94वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? अनुच्छेद 16 के अंतर्गत, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत और अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। तो अस्पृश्यता को जिस अनुच्छेद के अंतर्गत समाप्त किया गया था, उस अनुच्छेद के बारे में आपको बताना है प्रश्न नंबर 94 में। साथियों, राइट आंसर देखते हैं। तो देखिएगा, अस्पृश्यता को समाप्त करने वाला अनुच्छेद था अनुच्छेद 17। कौन सा अनुच्छेद था साथियों? अनुच्छेद 17। दूसरा विकल्प आपके 94 में सही है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 17 की, तो इसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया था और इसमें किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया गया था अस्पृश्यता से संबंधित। साथियों, अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अनुच्छेद 17 के अंतर्गत कानूनी अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। मतलब जो कानून में सजा का प्रावधान है, अगर कोई इस अनुच्छेद का उल्लंघन करता है तो उसको कानूनी रूप से दंड भी दिया जाएगा। तो क्लियर है ये सभी के? आपके सेकंड विकल्प 94 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 95 की तरफ बढ़ते हैं। तो आपके 95वां प्रश्न देख लेते हैं। बेराट या फिर विराटनगर के प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? दयाराम साहनी के नेतृत्व में, डॉक्टर NR बनर्जी के नेतृत्व में, DR भंडारकर के नेतृत्व में और RC अग्रवाल के नेतृत्व में। तो जो बेराट या विराटनगर है, इसका प्रथम उत्खनन जिसके नेतृत्व में किया गया था साथियों, वो आपको यहाँ पर देखना है 95 में। तो राइट आंसर देख लेते हैं साथियों, बेराट या विराटनगर के प्रथम उत्खनन यहाँ पर दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया था। किसके नेतृत्व में किया गया था? दयाराम साहनी के नेतृत्व में। तो 95 में आपके प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 96 पे आते हैं। तो आपके 96वां प्रश्न, राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, संबंधित राज्य का राज्यपाल इसको नियुक्त करता है और राज्य की विधानसभा इसको नियुक्त करती है। तो देखो, राज्य चुनाव आयुक्त जो होता है साथियों, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? 96 में पहला, दूसरा या तीसरा या चौथा, कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? तो आंसर देख लेते हैं साथियों। जो राज्य चुनाव आयुक्त होता है, इसकी नियुक्ति संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। मतलब जिस राज्य का चुनाव आयुक्त है, उसकी नियुक्ति वहाँ का जो राज्यपाल है उसके द्वारा ही उसकी नियुक्ति की जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। आपके थर्ड विकल्प 96 में सही है।
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 97 की ओर बढ़ेंगे तो 97वां प्रश्न है साथियों। 97 प्रश्न है, नोटा का अर्थ होता है दिए गए सभी विकल्प, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वोटर वेरीफाइबल पेपर, ऑडिट ट्रायल और इनमें से कोई नहीं। तो देखो नोटा का अर्थ आपको बताना है। देखो चुनाव जो होते हैं साथियों उसमें एक बटन होता है नोटा का, तो उसका सही अर्थ होता है इनमें से कोई नहीं। मतलब ये नहीं है कि भाई ये 3 विकल्प दिए गए हैं ये इनमें से कोई नहीं, इसकी बात नहीं की जा रही है। नोटा का फुल फॉर्म ही ये होता है नॉन ऑफ द अबोव, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। नोटा का नोटा या ए है, ठीक है। नोटा का फुल फॉर्म क्या होता है, नन ऑफ द अबोव, इनमें से कोई नहीं, इसका सही अर्थ है, इसका फुल फॉर्म है साथियों। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 97 का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 98 की ओर बढ़ेंगे तो आपके 98वां प्रश्न साथियों। 98वां प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी नदी है हवांग हो, यांगतीसी, मेकांग और लीना, इनमें से एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी तो नील नदी है आपके, लेकिन यहाँ पर विश्व की नहीं पूछी जा रही है, यहाँ पर पूछी जा रही है एशिया की। तो 98 में जो आपके राइट आंसर है, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगतीसी है जो कि चीन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है साथियों, चीन में। सेकंड विकल्प आपके 98 में सही रहेगा। बात करें अगर हम यांगतीसी नदी की, इसको यांग जी के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी चीन में बहने वाली यह नदी एशिया की सबसे बड़ी तथा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी भी यांगतीसी है और एशिया की सबसे बड़ी नदी भी कौन सी है, यांगतीसी। कहाँ बहती है, चीन में। इसकी लंबाई की बात करें तो यह 6300 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है, 6300 किलोमीटर लंबी है साथियों। तो 98 में यहाँ पर सेकंड विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 99 की ओर बढ़ेंगे। आपके 99वां प्रश्न है, कौन सा चंद्रगुप्त की राज्यसभा में एक नवरत्न नहीं था, वर रुचि, वराह मिहिर, धनवंतरी और फाहियान। तो इनमें से जो चंद्रगुप्त की राज्यसभा में नवरत्न नहीं था उसका चयन 99 में करना है साथियों। 99 जो आपके ये प्रश्न है इसमें राइट आंसर रहेगा आपके यहाँ पर जो फाहियान था ये चंद्रगुप्त की राज्यसभा में नवरत्न नहीं था। बाकी वर रुचि, धनवंतरी और वराहमिहिर तीनों ही चंद्रगुप्त की राज्यसभा में नवरत्न थे। तो फोर्थ विकल्प इस प्रकार से आपके 99 में सही है। चलिए नेक्स्ट 100वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो आपके 100वां प्रश्न क्या है, राजस्थान में पंचायती राज का आरंभ कब हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 को, 24 अप्रैल 1959 को, 23 अप्रैल 1958 को और 21 दिसंबर 1960 को। तो देखो राजस्थान में पंचायती राज का आरंभ जिस तिथि को हुआ था या फिर जिस तिथि और सन को हुआ था उसका चयन आपको 100वें प्रश्न में करना है। तो प्रश्न संख्या 100 में जो आपके सही उत्तर है साथियों, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में पंचायती राज का प्रारंभ हुआ था नागौर जिले से। कहाँ से हुआ था, नागौर जिले से। तो विकल्प आपके एक सही है प्रश्न नंबर 100 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 101 की तरफ बढ़ते हैं तो आपके 101वां प्रश्न है, सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ था। पंडित परिवार में, किसान परिवार में, बंजारा परिवार में और जमींदार परिवार में। तो यहाँ पर जो गोविंद गुरु है इनका जन्म जिस परिवार में हुआ था उस परिवार के बारे में बताइए। प्रश्न नंबर 101 में कौन सा विकल्प आपका सही है साथियों, सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म बंजारा परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था, बंजारा परिवार में। थर्ड विकल्प आपके 101वें प्रश्न में सही रहेगा। अगर हम बात करें तो गोविंद गुरु का जन्म 20 दिसंबर 1858 को डूंगरपुर जिले के बासिया बेड़िया गांव में गौर जाति के एक बंजारा परिवार में हुआ था साथियों। यहाँ पर सारी डिटेल मैंने ऐड कर रखी है अधिकतर प्रश्नों में कि भाई आंसर तो है लेकिन उसकी डिटेल भी आपको याद होना चाहिए। तो बंजारा परिवार में भी हुआ था लेकिन कहाँ पर, डूंगरपुर जिले में हुआ था। कौन से जिले में, डूंगरपुर जिले में। कब हुआ था, 20 दिसंबर 1858 ईस्वी को। कौन से गांव में, बासिया या बेड़िया गांव में हुआ था और गौर जाति के बंजारा परिवार में साथियों। तो इस प्रकार विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न नंबर 101 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 102 की तरफ बढ़ते हैं तो 102वां प्रश्न है आपके, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। 71वां संविधान संशोधन, 72वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। तो देखो उस संविधान संशोधन के बारे में आपको प्रश्न नंबर 102 में बताना है
जिस संशोधन के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। तो साथियों प्रश्न नंबर 102 में आपके जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 3। 73वां जो संविधान संशोधन किया गया था इसके अंतर्गत ही ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो थर्ड विकल्प 102वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 103 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 103वां प्रश्न है, लेकिन उससे पहले पंचायती राज व्यवस्था की इसकी बात करें तो जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थान की संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई और उन्हें देश में ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया साथियों, क्योंकि ग्रामीण विकास का कार्य किसका है? पंचायती राज का है। तो इस प्रकार आपके थर्ड विकल्प ही सही है, 73वां संविधान संशोधन ही इसका सही उत्तर होगा। तो नेक्स्ट अगले प्रश्न देखेंगे आपके प्रश्न नंबर 103। चेतावनी राज चुंगटिया किसने लिखे? प्रताप सिंह बारहट ने, जोरावर सिंह बारहट ने, राव गोपाल सिंह ने और केसरी सिंह बारहट ने। तो 103वें प्रश्न का राइट आंसर बताइए। देखिए चेतावनी राज चुंगटिया इनमें से किसके द्वारा लिखे गए थे? केसरी सिंह बारहट के द्वारा लिखे गए थे। आपके फोर्थ विकल्प प्रश्न नंबर 103 में सही है। और यहाँ पर जो चेतावनी राज चुंगटिया है साथियों, राजस्थान के इतिहास से संबंधित एक प्रसिद्ध यह ऐतिहासिक कृति है। किसके द्वारा लिखा गया था? केसरी सिंह बारहट के द्वारा लिखा गया था, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे। और इस कृति की रचना किसमें की गई थी? सोरठों में की गई थी। तो फोर्थ विकल्प आपके 103 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 104 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 104वां प्रश्न है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी? 60वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, 59वां संविधान संशोधन और 58वां संविधान संशोधन। तो पहले देखिएगा, मतदान मतलब अपना जो वोट देने का जो अधिकार था साथियों, इसकी एज थी 21 वर्ष। और एक संविधान संशोधन हुआ था 61वां संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत 21 वर्ष को घटा करके कितनी उम्र कर दी गई थी? 18 वर्ष कर दी गई थी कि भाई जो 18 वर्ष का जो व्यक्ति है वो भी वोट देने का अधिकार रखता है। तो यह कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था? 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। सेकंड विकल्प आपके इस प्रकार से प्रश्न नंबर 104 में सही है। देखेंगे अगला प्रश्न, तो आपके प्रश्न नंबर 105 है, मत्स्य जनपद की राजधानी थी चंपा, विराटनगर, कुशीनारा और गोकुलपुरा। तो मत्स्य जनपद की राजधानी इनमें से कौन सी थी? 105वें प्रश्न में आपके जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 2, विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी थी। देखिए मत्स्य जनपद एक राजस्थान का जनपद था। यह महाभारत काल के समय का माना जाता है, मतलब लगभग 5000 वर्ष पूर्व का। यह जनपद राजधानी विराटनगर मानी जाती थी। इस जनपद की, किस जनपद की? मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी मानी जाती है? विराटनगर। तथा यह जयपुर अलवर के आसपास के क्षेत्र को कवर करता था और यहाँ महाजनपद यमुना नदी के पश्चिम में और कुरु राज्य के दक्षिण में था। कौन सा? मत्स्य जनपद की यहाँ पर बात की जा रही है साथियों। और इसकी राजधानी कौन सी थी? विराटनगर थी। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 106 की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न नंबर 106, भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह किसने बनाया? रवि कुमार ने बनाया, उदय कुमार ने बनाया, अभय कुमार ने बनाया, अभय कुमार है ना, और समित कुमार ने बनाया। तो भारतीय मुद्रा का जो प्रतीक चिन्ह है साथियों, ये रुपए वाला, यह प्रतीक चिन्ह जिसके द्वारा बनाया गया है वो कौन है? तो यह देखिए यहाँ जो सही आंसर है वो रहेगा आपके उदय कुमार के द्वारा भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह बनाया गया था। और उदय कुमार साउथ के थे साथियों, लगभग तेलंगाना के। तो यहाँ ये भी आपको याद रखना है। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न 106 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 107 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके प्रश्न नंबर 107 है, 107, तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी किसने जीता था? अर्णोराज चौहान ने जीता था, मोहम्मद गोरी ने जीता था, पृथ्वीराज चौहान ने जीता था और गोविंदराज चौहान ने जीता था। तो देखो तराइन का जो युद्ध है 1191 में जो युद्ध हुआ था साथियों, यह पृथ्वीराज चौहान वर्सेज मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। अब इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 107 में सही हो जाता है। कौन जीता था तराइन का युद्ध 1191 वाला? पृथ्वीराज चौहान जीता था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 108 की तरफ बढ़ते हैं। तो आपके प्रश्न नंबर 108 है, बिहू नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो केरल का है, असम का है, राजस्थान का है या बिहार का है?
तो बिहू नृत्य की बात की जा रही है प्रश्न नंबर 108 में। साथियों, बिहू नृत्य जो है ये असम का एक लोक नृत्य है। कहाँ का है? असम राज्य का एक लोक नृत्य है बिहू नृत्य। ये भी आपको याद रखना है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 109 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके प्रश्न नंबर 109, संत मीराबाई के पति का नाम क्या था? भोजराज था, रतन सिंह था, नरपत सिंह था और संग्राम सिंह था। तो संत जो थी मीराबाई, इनके पति का नाम आपको देखना है। साथियों, मीराबाई के पति का नाम यहाँ पर क्या था? भोजराज था। क्या था नाम इनका? भोजराज था। और यह राणा सांगा का पुत्र था भोजराज। यहाँ पर विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 109 में। देखिए, मीराबाई राणा सांगा की बहू थी साथियों, लेकिन भोजराज की मृत्यु के बाद में यहाँ पर मीराबाई कृष्ण भक्ति में लीन हो गई थी। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 109 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 110 की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न संख्या 110, खेंजड़ली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने दिया था? पद्मिनी देवी ने दिया था, मीना देवी ने दिया था, कर्मा देवी ने दिया था या अमृता देवी ने दिया था? तो जो खेंजड़ली आंदोलन हुआ था जिसमें अमृता देवी के नेतृत्व में वहां के लगभग 363 लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया था साथियों, वृक्षों को बचाने के लिए। जो जोधपुर का खेंजड़ली गांव है वहां की बात है ये। तो यहां अमृता देवी यहाँ पर आपके प्रश्न संख्या 110 का सही उत्तर होगा, 4th विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 111 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 111वां प्रश्न है साथियों। प्रश्न नंबर 111 है, शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? ध्रुवों के नजदीक, विषुवत वृत्त के नजदीक, कर्क रेखा के नजदीक और इनमें से सभी। तो प्रश्न नंबर 111 का राइट आंसर बताइए। देखिए, प्रश्न संख्या 111 में जो आपके सही उत्तर है, शीत कटिबंध जो है ये ध्रुवों के नजदीक पाया जाता है। जो दोनों ध्रुव है उनके नजदीक। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 111 में सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 112 की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न नंबर 112, विष्णु के भक्त कहलाते थे, नैनार कहलाते थे, वैष्णव कहलाते थे, अलवार कहलाते थे और लिंगायत कहलाते थे। तो इनमें से विष्णु के भक्तों को क्या कहा जाता है साथियों? देखो, यहाँ पर ये प्रश्न रीट में आया हुआ है। ये क्या, मैंने लगभग 15-20 प्रश्न पिछली एग्जाम जो रीट के पेपर हुए हैं उनसे सम्मिलित किए हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं साथियों। अब देखो, यहाँ विष्णु के भक्तों को क्या कहा जाता है? वैष्णव कहा जाता है, जबकि वहां वैष्णव ही विकल्प में नहीं था। तो इस प्रश्न पर आरबीएससी के द्वारा बोनस दिया गया था, लेकिन मैंने एक विकल्प हटाकर वहां वैष्णव रख दिया। तो यहाँ वैष्णव ही दूसरा विकल्प आपके सही रहेगा। विष्णु के भक्त क्या कहलाते थे? वैष्णव कहलाते थे। सेकंड विकल्प 112 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 113 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 113वां प्रश्न है, ग्रिड किसका जाल है? अक्षांशों, रेखाओं एवं देशांतरीय रेखाओं का जाल है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा का जाल है, उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव का जाल है और कर्क रेखा व दक्षिण ध्रुव का जाल है। तो देखो, ग्रिड यहाँ पर जिसका जाल है, आरबीएससी की पुस्तकों में से बहुत सारे प्रश्न मैंने ऐड किए हैं इस टेस्ट में साथियों। ये अधिकतर प्रश्न या तो पूर्व के एग्जाम के रहेंगे या फिर आपको आरबीएससी की किताबों में से देखने को मिलेंगे। यहाँ ये प्रश्न है, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आरबीएससी की किताब में से न बनाया हो। तो ग्रिड यहाँ पर साथियों अक्षांश व देशांतरीय रेखाओं का जाल है। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 113 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 114 की ओर बढ़ेंगे, लेकिन इनके बारे में जान लेते हैं। मानचित्र पर उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशाओं में खींची हुई सरल समानांतर रेखाओं का जाल, जिनके संदर्भ में मानचित्र पर किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण किया जाता है, इसी को ही ग्रिड कहते हैं साथियों, जो कि अक्षांशीय व देशांतरीय रेखाओं का जाल होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 114 प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 114, निम्न में से राजस्थान में मानव निर्मित मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? पिछोला झील है, जयसमंद झील है, फतेह सागर झील है या राजसमंद झील है? तो यहाँ पर मानव निर्मित मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, लेकिन कहाँ? राजस्थान में साथियों। यह अगर हम बात करें इस प्रश्न की, तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान में मानव निर्मित मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जयसमंद झील। कौन सी झील है? जयसमंद झील है। दूसरा विकल्प आपका प्रश्न नंबर 114 में सही है। जो जयसमंद झील है इसको डेबर झील भी कहा जाता है। किस नाम से? डेबर झील के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो जयसमंद की जगह डेबर भी आपके आ सकता है और यह राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है साथियों। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है
जो कि जयसमंद है, नाम क्या है इसका, जयसमंद झील। और इस झील का निर्माण मेवाड़ के राणा जयसिंह ने गोमती नदी का पानी रोक करके इस झील का निर्माण कराया था 1687 से 91 के मध्य। तो यहाँ पर यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई जयसमंद झील का निर्माण कौन सी नदी को रोक कर करवाया गया था, तो गोमती नदी के पानी को रोक करके इस झील का निर्माण करवाया गया था राणा जयसिंह के द्वारा। साथियों कहाँ है, उदयपुर में है, और इसको डेबर झील भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 115 देखेंगे। तो 115वां प्रश्न, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है और यूरोप है। तो साथियों इनमें से जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है, ये तो लगभग सभी को पता होगा। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न 115 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 116 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 116वां प्रश्न देख लेते हैं। रावी नदी का प्राचीन नाम था, सुवास्तु था, कुभा था, परुष्णी था या द्वशद्वती था? तो साथियों रावी नदी का प्राचीन नाम पूछा गया है आपके प्रश्न नंबर 116 में। जो सही उत्तर है रावी नदी का प्राचीन नाम था परुष्णी। क्या नाम था साथियों? परुष्णी रावी नदी का प्राचीन नाम था। थर्ड विकल्प आपके 116वें प्रश्न में सही है। अगर हम बात करें तो रावी उत्तरी भारत में बहने वाली एक नदी है। कहाँ पर बहती है? उत्तर भारत में बहती है रावी नदी, और इसका ऋग्वैदिक कालीन नाम क्या है साथियों? परुष्णी है, तथा इसे लाहौर नदी भी कहा जाता है, लाहौर नदी। तो परुष्णी भी आपके आ सकता है या लाहौर नदी भी वहां पर आ सकता है। कहाँ बहती है साथियों? उत्तर भारत में। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 117 की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 117 है, यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज, आल्प्स, रॉकीज और इनमें से कोई भी नहीं। तो जो यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है उसका नाम आपको प्रश्न नंबर 117 में बताना है। साथियों 117वें प्रश्न में जो आपके सही उत्तर है वो रहेगा, यूरोप की जो एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है वो है आल्प्स। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न 117 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 118 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 118वां प्रश्न, शूरसेन जनपद की राजधानी थी, मथुरा थी, वृंदावन थी, इंद्रप्रस्थ थी और कुरुक्षेत्र थी। तो जो शूरसेन जनपद है इसकी राजधानी बताइए। देखिए दो चार जो जनपद, एक बात आपको क्लियर होना चाहिए कि जो पात्रता परीक्षा है लेवल 2 की, इसमें आपके जो जनपद है यहाँ से 100% आपके कम से कम 2 प्रश्न हर बार पूछे जा रहे हैं। तो जनपदों की राजधानी आपको विशेष तौर पे याद रखनी ही पड़ेगी। जैसे अभी हमने मत्स्य जनपद की राजधानी भी देखी थी, अब यहाँ पर शूरसेन जनपद की राजधानी भी पूछ ली गई है। तो साथियों शूरसेन जनपद की राजधानी थी मथुरा। कौन थी? मथुरा थी। विकल्प 1 आपके प्रश्न 118 में सही उत्तर है। देखिए अगर हम बात करें तो शूरसेन प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था और इसकी राजधानी कौन सी थी? मथुरा थी। तो जो ये 16 महाजनपद है इनकी राजधानियां और इनके नाम आप सभी को याद होना ही चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न हर बार पूछे जा रहे हैं, चाहे आप कोई सा भी पेपर ले लो रीट का एग्जाम वाला। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 119 की ओर बढ़ेंगे। आपके 119वां प्रश्न है, पाक जल संधि किन देशों के बीच में स्थित है? श्रीलंका तथा मालदीव, भारत तथा श्रीलंका, भारत तथा मालदीव और भारत तथा पाक। पाक मतलब पाकिस्तान की बात की जा रही है। तो जो पाक जल संधि है ये किन 2 देशों के बीच में स्थित है साथियों? देखो इस प्रश्न का आंसर अधिकतर जो विद्यार्थी है वो चौथे विकल्प पे जाएंगे, लेकिन आपके चौथा विकल्प नहीं बल्कि दूसरा विकल्प सही है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच में नहीं है जल संधि, बल्कि भारत तथा श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है साथियों। विकल्प 2 आपके प्रश्न 119 में सही रहेगा। देखिएगा पाक जल संधि जो है ये भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच में स्थित एक जल संधि है, और यह जल संधि पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। तो इसको भी आपको विशेष याद रखना है, क्योंकि हो सकता है प्रश्न एग्जाम में आ जाए डायरेक्टली। तो भारत तथा श्रीलंका के बीच में यह जल संधि है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 120 की ओर बढ़ेंगे। तो 120वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? जूट है, मूंगफली है, सरसों है और तरबूज है। तो रबी की फसल, देखो रबी की, खरीफ की और जैद की, तीनों फसलों के बारे में आपको पूरी जानकारी होना चाहिए साथियों। जो तरबूज है ये जैद की फसलों में आता है, मूंगफली, जूट और सरसों इनमें से रबी की फसल पूछा है। तो आपके जो सरसों है साथियों यह एक रबी की फसल है। जूट और मूंगफली यहाँ पर खरीफ की फसल है साथियों, जूट भी यहाँ पर खरीफ की फसल है। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 120 में सही होगा।
नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 121 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 121वां प्रश्न, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है, पश्चिमी घाट है, हिमालय है और इनमें से कोई नहीं। तो देखो एग्जाम में इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प सही नहीं होता। इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प तभी सही होगा जब नोटा का अर्थ पूछा जाएगा, क्योंकि नोटा का अर्थ क्या होता है? इनमें से कोई नहीं, इसका अर्थ होता है। बाकी लगभग 99% इसका कभी भी किसी भी प्रश्न का आंसर इनमें से कोई नहीं वाला गलत होता है साथियों, ये आपका आंसर होता ही नहीं है। तो देखो भारत की सबसे जो पुरानी पर्वत श्रृंखला है वो है अरावली पर्वत श्रृंखला। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है साथियों। और अरावली पहाड़ियाँ जो है यह राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर है? राजस्थान के साथ साथ ये हरियाणा, दिल्ली, गुजरात यहाँ से भी गुजर रही है। और अरावली श्रृंखलाओं की जो सबसे ऊंची चोटी है यह गुरु शिखर है और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है साथियों। कई जगह आपको 1727 भी मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 122 की ओर बढ़ेंगे। तो आपको 122वां प्रश्न, सिंधु गंगा के मैदान में जहां से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होती है, स्थानीय रूप से वहां उसको किस नाम से जाना जाता है? तराई प्रदेश के नाम से, भाबर प्रदेश के नाम से, बांगर प्रदेश के नाम से और चो प्रदेश के नाम से। तो प्रश्न नंबर 122 का राइट आंसर बताइए। देखिए जहां पर सिंधु गंगा के मैदान में आंतरिक प्रवाह करके पुनः प्रकट होती है उसको तराई प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? तराई प्रदेश। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न 122 का सही उत्तर है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 123 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके प्रश्न नंबर 123 है, हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले हैं? शिलाओं पर, मुहरों पर, स्तंभों पर और ताम्रपत्रों पर। तो साथियों प्रश्न नंबर 123 में देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है या फिर जो हड़प्पा संस्कृति है, इसके जो अभिलेख है साथियों वो अधिकतर जिस पर बने मिले हैं वो थी वहाँ पर जो मुहरें मिली हैं उन मुहरों पर ही सर्वाधिक अभिलेख यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख बने हुए मिले हैं। तो विकल्प आपके 2 प्रश्न नंबर 123 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 124 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 124वां प्रश्न देखेंगे, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसमें उल्लिखित है? कठोर उपनिषद में उल्लिखित है, छांदोग्य उपनिषद में उल्लिखित है, ऋग्वेद संहिता में उल्लिखित है या ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लिखित है? तो जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र सभी ने सुन रखा होगा साथियों। इसका उल्लेख हमें किसमें मिलता है? 124वें प्रश्न में ये पूछा जा रहा है। तो देखो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो हमें ऋग्वेद संहिता में देखने को मिलता है। किसमें? ऋग्वेद संहिता में। तो विकल्प 3 आपके प्रश्न नंबर 124 में सही है। जो 4 वेद होते हैं उसमें जो आपके ऋग्वेद है इसमें आपको गायत्री मंत्र देखने को मिलता है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 125 की ओर बढ़ेंगे। तो 125वां प्रश्न, याकूत जनजाति का आवास है, न्यूजीलैंड है, कांगो बेसिन है, अमेजन बेसिन है या उत्तरी साइबेरिया है? तो इनमें से याकूत जनजाति कहाँ पर रहती है, इनका आवास कहाँ पर है? 125वें प्रश्न में जो आपके सही उत्तर रहेगा साथियों, याकूत जनजाति का जो आवास है वो है उत्तरी साइबेरिया। उत्तरी साइबेरिया में याकूत जनजाति निवास करती है। फोर्थ विकल्प 125वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 126 पे आते हैं। तो राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था, गंगानगर में स्थापित हुआ था, भीलवाड़ा में स्थापित हुआ था, उदयपुर में स्थापित हुआ था या फिर ब्यावर में स्थापित हुआ था? देखो राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग यहाँ पर जहाँ स्थापित हुआ था उस स्थान के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों 126वें प्रश्न में जो आपके राइट आंसर होगा, राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग ब्यावर अजमेर में स्थापित हुआ था। ब्यावर कहाँ पर पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। तो विकल्प आपके 4 सही है। जबकि वस्त्रों की नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता है साथियों। दोनों चीज़ें याद रखना है, प्रथम वस्त्र उद्योग ब्यावर अजमेर में स्थापित हुआ था, जबकि वस्त्रों की नगरी किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। तो यहाँ फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न नंबर 126 में सही रहेगा। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 127 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके प्रश्न नंबर 127, पुस्तक आनंद मठ में वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, विपिन चंद्रपाल ने और रविन्द्रनाथ टैगोर ने? तो देखो यहाँ पर
साथियों प्रश्न नंबर 127 में यहाँ पर वंदे मातरम जिसके द्वारा लिखा गया है, जो एक पुस्तक है आनंद मठ, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है साथियों, इसी में वंदे मातरम संकलित है और यह गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही वंदे मातरम लिखा गया है। तो फोर्थ विकल्प आपके इस प्रकार प्रश्न नंबर 127 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 128 की ओर बढ़ेंगे तो आपके 128वां प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की उम्र होनी चाहिए 25 साल होनी चाहिए, 35 साल होनी चाहिए, 30 साल होना चाहिए या 21 साल होना चाहिए। तो देखो, यदि कोई भी व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य चुना जाना है या फिर राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी जो न्यूनतम आयु है साथियों कितनी होनी चाहिए? कम से कम वह 30 साल का होना चाहिए। कितने साल का होना चाहिए? 30 साल का होना आवश्यक है राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए। तो विकल्प 3 आपके प्रश्न नंबर 128 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 129 की ओर बढ़ेंगे। 129वां प्रश्न, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज व्यवस्थाओं से, नगर पालिकाओं से, केंद्र की भाषाओं से और केंद्र राज्य संबंधों से। तो जो भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची है इनमें से किससे संबंधित है? साथियों 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? नगर पालिकाओं से है। किससे है? नगर पालिकाओं से। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 129 में सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 130 को देखेंगे। तो 130वां प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल था। सप्त सेंधव प्रदेश था, गंगा यमुना दोआब था, मगध था और दक्कन था। साथियों उत्तर वैदिक काल की बात की जा रही है यहाँ पर। जो आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल था प्रश्न नंबर 130 में, आपको वो देखना है। तो 130वें प्रश्न में जो राइट आंसर है, उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का जो केंद्रीय स्थल था वो था गंगा यमुना दोआब। विकल्प नंबर आपके 2 प्रश्न नंबर 130 का सही उत्तर है। देखिए 150 में से अगर आपको 2-3 प्रश्नों में कोई त्रुटि नजर आती है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि इस प्रश्न में यह आंसर होना चाहिए था, क्योंकि 150 में से नॉर्मल है, 2-3 प्रश्न इधर उधर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 131 की ओर बढ़ते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 131 को देख लेते हैं। हिंदू विवाह महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1955 में, 1956 में, 1946 में और 1977 में। तो प्रश्न नंबर 131 को पढ़ लीजिए अच्छी तरह से और फिर इसका आंसर जो है उसका चयन कीजिएगा। देखिए हिंदू विवाह महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण की, अगर महिलाएं चाहे तो पति से अलग रहकर भरण पोषण उनसे ले सकती है साथियों। यह जो अधिनियम पारित हुआ था ये हुआ था 1946 ईस्वी में। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 131 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 132 की ओर बढ़ते हैं। मतलब जब भारत आज़ाद नहीं होता उससे पहले ही यह अधिनियम पारित कर दिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 132 को देखते हैं। आपके 132वां प्रश्न है साथियों। प्रश्न नंबर 132 से इंडिका के लेखक है, इंडिका नहीं इंडिका के लेखक है तो कौटिल्य के द्वारा लिखित है, मेगस्थनीज के द्वारा लिखित है, प्लिनी के द्वारा लिखित है और विष्णुगुप्त के द्वारा लिखित है। साथियों इंडिका बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है और इसकी जो रचना है मेगस्थनीज के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? मेगस्थनीज के द्वारा। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न 132 में सही है। देखो इंडिका ग्रीक लेखक मेगस्थनीज द्वारा मौर्यकालीन भारत का एक लेख है साथियों ये। तो सेकंड विकल्प आपके 132 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 133 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 133 है आपके, सम्राट अशोक के किस बृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन मिलता है? प्रथम शिलालेख, पंचम शिलालेख, अष्टम शिलालेख और 13वां शिलालेख। तो साथियों देखो सम्राट अशोक के जो शिलालेख है उनमें से उस शिलालेख का आपको उस शिलालेख के बारे में बताना है जिसमें पड़ोसी देशों का वर्णन मिलता है। तो पड़ोसी देशों का वर्णन 13वें शिलालेख में मिलता है साथियों। फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न 133 का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 134 की ओर बढ़ेंगे। आपके 134वां प्रश्न है, हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1916 में, 1925 में, 1913 में और 1922 में। साथियों 134वां प्रश्न, हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना वर्ष यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो 134वें प्रश्न में जो आपके सही उत्तर रहेगा यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है। 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। थर्ड विकल्प 134वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 135 को देखते हैं। तो 135वां प्रश्न, दिरहम क्या है?
सोने का सिक्का है, तांबे का सिक्का है, चांदी का सिक्का है और मिश्रित धातु का सिक्का है। रीट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो दिरहम साथियों यहाँ पर सोने का या मिश्रित धातु का सिक्का नहीं है बल्कि चांदी और तांबे का सिक्का है। दोनों ही विकल्पों को सही माना गया है। दूसरा विकल्प भी सही माना गया था और तीसरा विकल्प भी सही माना गया था। दिरहम तांबे का सिक्का भी माना गया है और चांदी का सिक्का भी माना गया है। तो दूसरा विकल्प भी और तीसरा विकल्प दोनों ही विकल्प, दोनों एक साथ दो गोले नहीं भरना है, गोला तो एक ही भरना है, लेकिन जिसने दूसरा गोला भरा उसके भी राइट माना गया और जिसने तीसरा गोला भरा उसके भी राइट माना गया। अगर दोनों ही गोले भर दिए दूसरा और तीसरा तो फिर वो कभी भी राइट नहीं माना जाएगा ऐसे। तो चाहे आपको चारों ही विकल्प सही लगे लेकिन आपको जो याद है गोला तो एक ही भरना है एग्जाम में। तो 135वें में दूसरा और तीसरा विकल्प दोनों ही सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 136 की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न नंबर 136 है, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस शासक के विरुद्ध था? कालिंजर के शासक के विरुद्ध, मारवाड़ के शासक के विरुद्ध, रणथंभौर के शासक के विरुद्ध और मालवा के शासक के विरुद्ध। तो शेरशाह सूरी का जो अंतिम अभियान था साथियों वह कालिंजर के शासक के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध? कालिंजर के शासक के विरुद्ध। अगर हम बात करें तो इस अभियान के बारे में तो शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कालिंजर के किले के विरुद्ध था और यह किला बहुत मजबूत और बुंदेलखंड का द्वार था। घेरे के दौरान एक तोप फट गई जिससे शेरशाह सूरी गंभीर रूप से घायल हो गया और वह किले पर फतेह का समाचार सुनने के बाद मौत की नींद सो गया। मतलब इसी जो अभियान में शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी साथियों। कौन सा अभियान में? कालिंजर अभियान में। कैसे हुई थी मृत्यु? जब वह इस किले को घेर रहे थे तो एक तोप फट गई थी साथियों जिसके कारण वह घायल हो गया और जब तक उसको किले पर विजय की सूचना नहीं मिली साथियों वह घायल अवस्था में रहा और जब उसे सूचना मिली कि भाई कालिंजर को जीत लिया गया है तब उसकी मृत्यु हो गई उसके बाद में। तो विकल्प आपके एक प्रश्न नंबर 136 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 137 की ओर बढ़ेंगे। तो 137वां प्रश्न देख लेते हैं। आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? गुर्जर प्रतिहार काल के, चौहान काल के, गुहिल सिसोदिया काल के और राठौड़ काल के। तो 137वें प्रश्न में जो आपके सही उत्तर है साथियों आभानेरी तथा राजौरगढ़ के जो कलात्मक वैभव है यह गुर्जर प्रतिहार काल के हैं। किस काल के हैं ये? गुर्जर प्रतिहार काल के। तो विकल्प एक आपके प्रश्न 137 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 138 की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है? केरल में, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में, पश्चिम बंगाल में और तमिलनाडु में। तो जिस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है वह भाग भारत का कौन सा भाग है साथियों? 138वें प्रश्न में जो आपके सही उत्तर है देखिए अंडमान व निकोबार द्वीप समूह जो है इसी भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है और यह भारत के अंतर्गत ही आता है ये। तो इसीलिए दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 138 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 139 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 139वां प्रश्न, कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? विग्रहराज चतुर्थ को, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को, अर्णोराज को और अजयराज को। तो प्रश्न नंबर 139 में राइट आंसर बताइए कौन सा विकल्प आपके 139वें प्रश्न में सही रहेगा? कवि बांधव की उपाधि जिस चौहान शासक को प्राप्त थी साथियों उसका नाम था विग्रहराज चतुर्थ। क्या नाम था उसका? विग्रहराज चतुर्थ था और यह खुद एक कवि था। ये कौन? विग्रहराज चतुर्थ खुद एक कवि था और इन्होंने रचनाएं भी की हैं साथियों और यह कवि प्रेमी भी था। अगर बात करें विग्रहराज चतुर्थ की तो विद्वान होने के साथ साथ कवि भी थे और विद्वानों को आश्रय प्रदान करते थे। उन्हें कवि बांधव या कवियों का भाई भी कहा जाता था। तो इस प्रकार आपके विकल्प एक सही रहेगा प्रश्न नंबर 139 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 140 की ओर बढ़ेंगे। तो राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है? डिडवाना, सवाई माधोपुर, कोटा और अलवर। इनमें से जो रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है उसके बारे में प्रश्न नंबर 140 में बताना है। तो 140वें प्रश्न में जो आपके सही आंसर है साथियों वो रहेगा विकल्प नंबर 2, सवाई माधोपुर इनमें से रसायन उद्योग के केंद्रों में सम्मिलित नहीं है। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न 140 में सही है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 141 की ओर बढ़ेंगे। तो 141वां प्रश्न है,
योजना विधि आधारित है। देख करके सीखने पर, करके सीखने पर, रटकर सीखने पर और समझकर सीखने पर। तो साथियों इनमें से योजना विधि जिस पर आधारित है उसके बारे में आपको देखना है। साथियों योजना विधि करके सीखने पर आधारित है। किस पर आधारित है? करके सीखने पर आधारित है। और इसके जो जनक है वो कौन है? किलपेट्रिक है। विकल्प जो आपका यहाँ पर 2 है वो सही आंसर रहेगा प्रश्न 141 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 142 की ओर बढ़ेंगे। तो 142वां प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में दृश्य सामग्री नहीं है। ग्लोब, चार्ट, पुस्तक और टेलीविज़न। तो देखिए यहाँ पर जो दृश्य सामग्री नहीं है सामाजिक अध्ययन में, ग्लोब एक दृश्य सामग्री है, चार्ट एक दृश्य सामग्री है, दृश्य मतलब जिसमें सिर्फ दिखाई देता है, पुस्तक भी एक दृश्य सामग्री है, लेकिन टेलीविज़न क्या है? दृश्य श्रव्य सामग्री है। इसलिए आपके 4th विकल्प 142वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 143 की ओर बढ़ेंगे। तो 143वां प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन करता है व्यक्ति के आर्थिक संबंधों का, व्यक्ति के राजनीतिक संबंधों का, व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का और व्यक्ति के नैतिक संबंधों का। तो प्रश्न नंबर 143 में जो आपके सही उत्तर होगा साथियों, सामाजिक अध्ययन यहाँ पर व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है कि व्यक्ति के जो समाज में संबंध है उनका अध्ययन का कार्य सामाजिक अध्ययन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 144 पे आते हैं। तो 144वां प्रश्न, सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य है ज्ञानात्मक विकास, भावात्मक विकास, सृजनात्मक विकास और इनमें से सभी। साथियों 144वें प्रश्न में जो आपके सही उत्तर है, सामाजिक अध्ययन के उद्देश्य में बालक का ज्ञानात्मक विकास भी होना चाहिए, भावात्मक विकास भी होना चाहिए और सृजनात्मक विकास भी होना चाहिए। मतलब इनमें से सभी वाला जो 4था विकल्प है प्रश्न नंबर 144 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 145 की ओर बढ़ेंगे। तो 145वां प्रश्न है, शिक्षक पाठ्य पुस्तक की जानकारी के साथ अन्य रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति करनी है, जोड़कर को पुष्ट और गहन बना सकते हैं। सामग्री और चिंतन को जोड़कर, सूचनाएं और पुस्तक को जोड़कर, संदर्भ और अनुभव को जोड़कर और सूचनाएं एवं अपनी विद्वता को जोड़कर। तो प्रश्न नंबर 145 में राइट आंसर बताइए। देखिएगा यहाँ पर जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प है उसका चुनाव किया करो। ऐसी स्थिति में जब आपको आंसर लगे कि यार इसमें ये भी सही है, ये भी सही है, तो जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प है उसका चुनाव करना पड़ता है। तो शिक्षक पाठ्य पुस्तक की जानकारी के साथ साथियों अन्य संदर्भ और अनुभव को जोड़कर जो जानकारियां हैं उनको पुष्ट और गहन बना सकता है। भाई पुस्तक तो रहेगा नहीं इसमें, अपनी विद्वता भी नहीं, और यहाँ पर सामग्री और चिंतन, इससे बेस्ट है संदर्भ और अनुभव। तो 3rd विकल्प आपके प्रश्न 145 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 146 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 146वां प्रश्न, कक्षा शिक्षण होना चाहिए, सघन होना चाहिए, एक तरफा होना चाहिए, परस्पर होना चाहिए और सरल। तो साथियों कक्षा शिक्षण कभी भी एक तरफा नहीं होना चाहिए बल्कि परस्पर होना चाहिए। परस्पर मतलब क्रिया आधारित होना चाहिए। तो 3रा विकल्प आपके 146वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 147, मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है ज्ञान से, समझ से, अनुप्रयोग से और कौशल से। तो प्रश्न नंबर 147 में राइट आंसर बताइएगा कौन सा विकल्प 147 में सही है। साथियों मानचित्र पर कोई बालक किसी स्थान को दर्शाता है तो वह उसके कौशलात्मक उद्देश्य को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? कौशलात्मक उद्देश्य को। 4th विकल्प 147 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 148 की ओर बढ़ेंगे। तो 148वां प्रश्न, सामाजिक विज्ञान अध्यापक निर्माता है, राष्ट्र का निर्माता है, परिवार का निर्माता है, राजनेताओं का निर्माता और अर्थव्यवस्था का। तो परिवार का निर्माता सामाजिक विज्ञान अध्यापक नहीं होता है साथियों, राजनेताओं या अर्थव्यवस्था का नहीं बल्कि वह राष्ट्र का निर्माता कहा जाता है। विकल्प 1 आपके प्रश्न 148 में सही है। अब आज का सेकंड लास्ट 149वां प्रश्न देखेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके जाना 150 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। और मैंने बोल ही दिया है कि अगर त्रुटि नज़र आती है तो बिल्कुल उसके लिए भी ज़रूर कमेंट करिएगा। तो 149वां प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है? दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगोल और इतिहास। तो साथियों उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन में इतिहास भी हो सकती है, राजनीति भी और भूगोल भी, लेकिन दर्शन शास्त्र को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो विकल्प 1 आपके 149 में सही है। अब आज का अंतिम और 150वां प्रश्न, शैक्षिक क्षेत्र में पाठ्यचर्या का तात्पर्य है पढ़ाने का तरीका, मूल्यांकन प्रक्रिया, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम और कक्षा में प्रयुक्त हेतु विशेष सामग्री। तो एक होता है पाठ्यक्रम, जो कक्षा में प्रयुक्त सामग्री होती है वो पाठ्यक्रम,
और विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम कहलाता है पाठ्यचर्या, इसलिए तीसरा विकल्प आपके 150वें प्रश्न में सही रहेगा। तो ये कंप्लीट हुआ साथियों टेस्ट। कैसा लगा कमेंट करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।